नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पटवारी बैच के लिए साइंस हमारी जो सीरीज है बायोलॉजी की वो चल रही है। बेटा हर तरह से प्रश्न बनेगा, हर तरह से प्रश्न बनेगा। सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जीरो लेवल से हाई लेवल तक हमने प्रश्नों को हल करने की जिम्मेदारी ली है। आप मेरी पीपीटी को पढ़ रहे हो, उसके माध्यम से आपको पता चल रहा है कि किस तरह का कंटेंट मिल रहा है। अधिकांश किताबों में भी कंटेंट वो वाला है ही नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं। टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पे हमारा कंटेंट है। टोटल एनसीईआरटी मिलेगी 10th की और 9th की एनसीईआरटी को मैं कवर करके चल रहा हूँ। यहाँ से 9th और 10th एनसीईआरटी टोटल मिलेगी मेरी पीपीटी में। मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ। अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में हमने ग्लैंड पढ़ा था, एंडोग्लैंड और एक्सोग्लैंड। ठीक है, आज हम नए चैप्टर के साथ पढ़ने वाले बच्चा। उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन अर्थात जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा बेटा। अगर चैप्टर से आना होगा क्वेश्चन तो एक ही आएगा, वो भी मेल रिप्रोडक्शन से आएगा। फीमेल से भी ना आने की चांस है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चा, मैं उस पर टिक भी लगा दूंगा कि ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है बेटा। वही इंपॉर्टेंट है कि प्रजनन तंत्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो वो कहां से आएगा वो बताते चलेंगे। तो बेटा आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रजनन या जनन पढ़ने वाले। ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक बात तय करना होगा, ये चैप्टर है जो हमारी कक्षा 10th का चैप्टर है। कुछ लोग इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या उनको थोड़ा सा क्या होता है, मन में खिंचाई होती है कि हम मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। बेटा जो मानव ने दिया वो तो पढ़ना पड़ेगा। जो ईश्वर ने दिया है हमें, सॉरी, जो ईश्वर ने दिया है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें बुराई थोड़ी है। ईश्वर ने हाथ दिए तो हाथ की पसली हड्डियां पड़ी, पेशियां पड़ी। आंख दी, आंख पढ़ेंगे। दिमाग दिया, दिमाग पढ़े। जो सेक्स ऑर्गन दिए वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या है, किसी को लगता है आजकल हमारा जो देश है ना, इसी के चक्करों में पीछे कई सारी मूवियां बन चुकी है इस रिप्रोडक्शन पे। हमारा जो मध्यम क्लास का वर्ग है वो थोड़ा सा इनसे प्रभावित होता है। अगर हम सेक्स नाम का शब्द भी बोल देना, सेक्स, तो हमारे घर में भूकंप आ जाता है कि क्या बोल दिया है भाई। ये मानव की दैनिक क्रिया है। रोटी खाना है तो वो भी सेक्स एक मानव की दैनिक क्रिया, ये भी करना अनिवार्य है। ठीक है, वो चीजों को हमको पढ़ना है बेटा। बेटा आज पूरी दम से पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन को निपटाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्शन को बाद में निपटाएंगे लास्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है पटवारी के लिए सबसे पहले कवर करेंगे। टाइम कम है, ज्यादा सिलेबस है, तो पहले मेल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए हम क्लास की ओर बढ़ते बेटा। जनन होता क्या है? सबसे पहले जनन होता क्या है? जनन द्वारा कोई सजीव, वनस्पति हो या प्राणी, अपने ही सदृश, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। बड़ा ईमानदारी सीखना बेटा, आप भी सीखना। आप अपने आने वाले बच्चों को सिखा सकते हो कि अगर हम इसकी जानकारी नहीं होती ना, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, भारत के अंदर बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती किस प्रकार से हमारा रिप्रोडक्शन चलता है। इसलिए रेप केस होते हैं, महिलाओं में मिसकैरेज होते हैं, बच्चा गिर जाते हैं। इसी के कारण होते हैं कि उनको जानकारी प्रॉपर नहीं होती। अगर जानकारी होगी तो महिला मिसकैरेज नहीं होगी। आपको पता, महिला मिसकैरेज होने के बाद उनकी मृत्यु भी होने के चांस होते बढ़ जाते हैं। तो वो चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम रिप्रोडक्शन का सबसे मेल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसको ओनली सिखाऊंगा। जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको तो आप सॉल्व कर ही दोगे, परंतु जानकारी बेस आपको सबसे आगे पढ़ाऊंगा। मैंने बोला जनन क्रिया है बेटा। कौन सी क्रिया है? जनन क्रिया क्या होता है? जनन क्रिया में आपको बता दूं पहले, हमारा एक मेल और एक बेटा कौन होगा? फीमेल। हमारे मम्मी, हमारे पापा। मेल और फीमेल। मेल से बेटा क्या होगा, जब एक क्वेश्चन देखना, मैं अभी पूरा डिटेल बता रहा हूं। जब मेल और फीमेल का क्या होगा? क्रॉस होगा। मेल और फीमेल का क्या होगा? क्रॉस होगा। तो क्या बनेगा? एक नए बच्चे का क्या होगा? जन्म होगा। तो कहने का अर्थ है जनन द्वारा कोई जीव अपने ही समान, कैसे बेटा? अपने ही समान जीवों की क्या करता है? उत्पत्ति करता है।
माता पिता का क्रॉस हुआ तो मैं जन्मा, मेरी और मेरी पत्नी का क्रॉस होगा तो मेरा बच्चा जन्मेगा, तो वो किसके समान होगा? मेरे समान। दिखने में कैसा होगा? कहने करता होगा तो मनुष्य ही। तो जब जीव प्रजनन करते हैं तो अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। कहने करता वो हुबहू समान तो नहीं होगा, पर डीएनए उसका, आरएनए, केंद्रक उनका क्या होगा? समान होगा। हुबहू समान नहीं होते। मेरा चेहरा मेरे पापा से हुबहू नहीं मिलेगा, मेरा चेहरा मेरी मम्मी से बिल्कुल नहीं मिलेगा, हुबहू नहीं मिलेगा। उनके लक्षण मिल सकते हैं। पापा की नाक आ जाएगी, मम्मी की आंखें आ जाएंगी, पापा की हाइट आ जाएगी, तो हुआ हमारे पूरी तरह से पूरा मेरा शरीर मैच नहीं होगा। परंतु बताओ, मैं पापा की फैमिली से तो हूं, पापा मनुष्य की जाति में आते हो, मैं भी किस में आता हूं? उसी स्पीसीज का जानवर हूं ना। उसी कुत्ता अगर करे, कुत्ता का जब रिप्रोडक्शन होगा तो वो प्रजाति कुत्ते की बनेगी ना, मनुष्य की तो नहीं बनेगी। तो कहने का अर्थ है, जब एक जीव जन्म करता है तो अपने ही प्रजाति के समान नई जीव की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। उसी को जनन कहते हैं। जनन के लिए मेल और फीमेल होना आवश्यक होता है, मेल और फीमेल होना आवश्यक होता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। बेटा इस क्लास में पूरा समझा दूंगा आपको। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं, सब पृथ्वी पर जीवन लगातार चलता रहना चाहिए इसलिए रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। पृथ्वी पर जीवन लगातार चलता रहिए रहना चाहिए इसलिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। मैंने मान के चलता हूं बेटा, इस पृथ्वी पर टोटल अभी 10 जीव है, माना मैंने इस पर 10 लोग रहते। पृथ्वी पे कैसे लोग रहते? माना मैंने इस पृथ्वी पर 10 लोग रहते। बच्चा इसमें से बेटा 2 मर गए, 2 की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। बच्चे कितने? बच्चा 8। तो पृथ्वी पर कितने जीवन रहने की क्षमता कितनी? 10। तो पृथ्वी क्या करे? पृथ्वी के माध्यम से क्या होगा? अब इसमें 8 रह गए, अब 2 और जीव की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। 8 लोग अपने आप में क्रॉस करेंगे और नए 2 जीवों की क्या करेगी? उत्पत्ति। तो ये बताओ, प्रजनन के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन क्या होता है? कुछ लोग मर जाते, नए लोग आ जाते, कुछ लोग मर जाते, कुछ लोग आ जाते। तो पृथ्वी पर जीवन क्या होता है? चलता रहता है। देखो, पुराने पेड़ मर गए, पुराने पेड़ों की डेथ हो जाती है और उनकी जगह क्या हो जाता है? छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन हमेशा क्या होता है? चलता रहना चाहिए। ये रिप्रोडक्शन का पहला कारक है। ठीक है बच्चा। अगर ये बताओ, मैं सिखा रहा हूं, मेरे दादाजी के दादाजी मर गए हुए, डेथ हो गई, उनकी जगह कौन आ गया? मेरे दादा। दादाजी मेरे चले गए, उनकी जगह कौन आ गया? पापा। मान के चले वो भी चले आएंगे तो मैं। तो बताओ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते ही तो रहना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेटा खून में बहा दूंगा, रिप्रोडक्शन खून में बहेगा। कहीं भी यूट्यूब पर तुमने कहीं पढ़ा होगा, इससे बेस्ट, इससे अच्छा रिप्रोडक्शन कहीं नहीं पढ़ा होगा बेटा। नई स्पीसीज का क्या हो रहा? निर्माण होना। नई स्पीसीज का निर्माण रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। आपको बता दें, नई स्पीसीज का निर्माण का मतलब होता है, देखो, वातावरण में चेंजेस आते हैं। वातावरण में क्या आएंगे? चेंजेस के कारण हमारे जो इन्वायरमेंटल होता है, इन्वायरमेंटल या वातावरण में चेंजेस होंगे। वातावरण बच्चा क्या होंगे? चेंजेस होंगे। और वातावरण में चेंजेस होने के कारण नई जाति का क्या होगा? निर्माण होगा। नई जाति का क्या होगा? सीख लो बेटा, हमारे वातावरण में चेंजेस होगा। क्या होगा बच्चा? बदलाव होगा। और वातावरण में चेंजेस के कारण नई जाति का क्या होगा? नई स्पीसीज का क्या होगा? निर्माण होगा। अब आप कहोगे सर कैसे होगा? तो वो भी मैं सिखा दूं बच्चों। अगर बच्चों आपको अच्छा लगे ना तो हेलो हाय हाय ओके भेजते रहो मुझे। बेटा पहले बंदर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बंदर। बंदर में क्या हुआ बेटा? परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। बंदर में क्या हुआ बच्चा? परिवर्तन हुआ या चेंज हुआ। और किसका निर्माण हुआ? मनुष्य का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मनुष्य का निर्माण हुआ। तो कहने का अर्थ है कि वातावरण में चेंज हुआ और चेंज होने के बाद एक नई जाति का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज जो थे ना, पहले क्या थे? बंदर थे। उसमें कुछ ना कुछ क्या हुआ? चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर किसका निर्माण हो गया? हम लोगों का निर्माण हुआ। तो नई स्पीसीज का निर्माण भी रिप्रोडक्शन के कारण होता है। समझ में आया बच्चा? अगर समझ में आया होगा तो आपको यहां से क्लियर करेंगे। कई बार पूछा जाए, कुत्ता है, डॉग है, बिल्ली है,
हजारों साल बाद कुत्ते की नई प्रजाति देखने को मिलेगी तुम्हें, क्योंकि कुत्ते का क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ हजारों सालों करोड़ों साल बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंज मिल जाएगा और कुत्ते की नई प्रजाति मिल जाएगी। क्या आपने देखा सफेद शेर पाया जाता है, सफेद टाइगर पाया जाता है? आपने देखा है कि अफ्रीका के टाइगर कुछ अलग है, इंडिया के टाइगर अलग है ना बेटा? तो कहने का अर्थ है तो एक ही जाति के बीच में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, नई स्पीसीज का क्या होता है, निर्माण होता है। अब तो हम न्यू स्पीसीज का निर्माण आपको समझ में आ गया क्या है कि सर बंदर में परिवर्तन हुआ तो एक नई स्पीसीज बन गई जिसका नाम क्या है, मनुष्य या मानव जाति का क्या होगा, विकास होगा। पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन के कारण पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है। दूसरा पॉइंट, रिप्रोडक्शन के कारण नई स्पीसीज का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है। और वेरिएशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। देखें बच्चा, इस पॉइंट को सीखो मेरे बच्चों से, ये दोनों पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। ये वेरिएशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है, रिप्रोडक्शन। और सर वेरिएशन क्या होता है, सीखो सर। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन मतलब भिन्नता, विभिन्नता, भिन्नता कह लो या इसे हम फर्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फर्क। ये बताओ, मेरे पिताजी से मैं पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, मैं और मेरा भाई पैदा हुआ। मेरे पिताजी के द्वारा मैं पैदा हुआ, मेरा भाई पैदा हुआ। क्या बताओ, मैं अपने पिताजी से थोड़ा सा अंतर रखता हूं, फर्क रखता हूं है ना? मैं पूरी तरह से पिताजी से मैच नहीं होता, शकल से नहीं मैच होता हुआ। तो बता, जो फर्क आता है ना, रिप्रोडक्शन वेरिएशन पैदा करता है, फर्क पैदा करता है। ये बताओ, मैं अपने भाई से भी थोड़ा सा फर्क पैदा करता हुआ, इसी फर्क को ही क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है फर्क करना। अगर ये बताओ, ये बात समझ आई, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, फर्क रखना। अगर हमने बात करें तो वेरिएशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, अर्थात वेरिएशन का अर्थ होता है फर्क रखना। मेरे और मेरे भाई के बीच में फर्क है, तो ये फर्क कौन रखता है बेटा, रिप्रोडक्शन। बेटा आप मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूं, आपके बीच में और मेरे बीच में भी क्या है, फर्क है। आप कहोगे सर आपकी शक्ल ऐसी है और मेरी शक्ल ऐसी है, हुआ जैसी। तो बेटा ये वेरिएशन कौन करता है बेटा, रिप्रोडक्शन करता है। जो फर्क पैदा करता है वो रिप्रोडक्शन करता है। और कैसे करता है वो बेटा यहां से सीखने वाले हैं। मैंने बोला मृत जीवों को प्रतिस्थापन कर देता है। रिप्रोडक्शन क्या करता है, मृत जीवों को प्रतिस्थापन कर देता है। कहने का अर्थ है बेटा, पुराने जीव मर जाते हैं, उनकी जगह नए जीव आते हैं। हमारे दादा के परदादा सब चले गए, अब कौन सी पीढ़ी आ रही, नई पीढ़ी। बेटा मेरे जो बच्चे होंगे उनके भी बच्चे होंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो मृत जीवों की क्या करता है बेटा, प्रतिस्थापन करता है। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक? चारों पॉइंटों में क्लियर करा दिया बेटा, कि आपको एक बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाए। अब आते हैं मुख्य रूप से चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रजनन क्रिया में आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। बेटा बहुत ही धांसू शब्द है, एक एक शब्द को समझाऊंगा। मैंने बोला प्रजनन क्रिया में आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, जेनेटिक कोड या जेनेटिक गुण। ये बताओ आनुवंशिक गुण क्या है? आनुवंशिक गुण आप बता सकते हो सर, आनुवंशिक गुण डीएनए होता है। आनुवंशिक गुण कौन होता है, डीएनए होता है। और गुणसूत्र होते, क्रोमोसोम होते। बच्चा कौन होते, क्रोमोसोम होते। ये बताओ प्रजनन क्रिया के द्वारा आनुवंशिक गुण की जब भी बात करूं तो आप डीएनए याद रखोगे। क्या रखोगे, आनुवंशिक जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, जो कि क्रोमोसोम गुणसूत्र पर रखा रहता है। तो बेटा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कौन करता है बेटा, समझ में आ रहा है? हिंदी में थोड़ा सा मैं पीपीटी पे काम कर रहा हूं, थोड़ा सा वो भी करवा दो। अब देखना, मम्मी पापा से मैं पैदा हुआ, मम्मी पापा से मैं पैदा हुआ, तो बताओ कि माता पिता के द्वारा जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी पापा का मुझ में आएगा या नहीं आएगा?
तो बताओ, मम्मी माता पिता में प्रजनन किया क्रिया हुई होगी ना, तब कौन पैदा हुआ? मैं पैदा हुआ। तो माता का डीएनए और पिता का डीएनए मेरे अंदर आया होगा। इस जब डीएनए मेरे अंदर आ रहा है, उन्हीं को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं? जेनेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं उसे। समझ में आया? तो प्रजनन क्या करता है कि एक आनुवांशिक गुणों को, जेनेटिक प्रॉपर्टी को एक पीढ़ी, पीढ़ी मतलब हमारे जो स्टेज होती है, ट्रांसफर करने का क्या करता है? कार्य करता है। कौन? समझ में आया? कि अब बात करते हैं, क्रोमोसोम आनुवांशिकता का वाहक होता है। क्रोमोसोम कौन होते हैं? आनुवांशिकता का वाहक होते हैं। आनुवांशिकता का क्या होते हैं? वाहक होते हैं। अब सर क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये है क्रोमोसोम गुणसूत्र। बेटा सीख लेना बच्चा, क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। अब बात करूं, इसी गुणसूत्र पर डीएनए पाए जाते हैं। इसी गुणसूत्र पर क्या होते हैं? डीएनए होता है। ये बताओ, ये मम्मी पापा का गुणसूत्र अब किस में आएगा? बेटे में आएगा, सन में आएगा? तो बताओ, गुणसूत्र आएगा, पहले गुणसूत्र आएगा, फिर कौन आएगा? डीएनए। तो बताओ डीएनए को ला कौन रहा है? डीएनए किसके ऊपर आ रहे हैं? गुणसूत्र पे। तो बेटा वाहक का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो बताओ आनुवांशिक गुणों को लाने का कार्य कौन करता है? क्रोमोसोम करता है। कौन करता है? तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आनुवांशिक का वाहक किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्रोमोसोम को कहा जाता है। बेटा अब यहां पर जीन को समझ लो। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। बेटा सीखने की थोड़ी सी कोशिश करना बच्चा, मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एक एक शब्द। बेटा इधर देखना, 2 से 3 चीजें बता रहा हूं। पहले पूछे आनुवांशिक गुण कौन होते, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए। ध्यान सुने, आनुवांशिक गुण कौन होता है? डीएनए। इसे डीएनए को लाता कौन है? तो आप क्या कहोगे? क्रोमोसोम होता है। कौन लाता है? क्रोमोसोम लाता है। क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? आनुवांशिक भाग है। आप देखना, बात 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 सीखना। डीएनए को लाता कौन है? क्रोमोसोम। कहने का अर्थ है डीएनए किसके ऊपर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अब जीन के बारे में सीखते। जीन जो है था, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था? जोहानसन ने। जीन शब्द जो दिया था ना बच्चा, वो किसने दिया था? जोहानसन ने दिया दिया था। अब जीन में क्या होता है बेटा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि आनुवांशिकता की इकाई कौन है? आनुवंशिकता की इकाई, जेनेटिक यूनिट किसे कहते हैं? बेटा किसे कहता है? जीन। अभी 3 प्रश्न आप सीखो बच्चा, चौथा प्रश्न नहीं पढ़ाऊंगा। जब तक शुरुआत के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे ना, तब समझ में पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा। मैंने बोला कि आनुवांशिकता की या जेनेटिक यूनिट कौन होती है, तो आप क्या बताओगे? जीन। अभी आपको जीन के बारे में नहीं पता, क्रोमोसोम को पता है कि सर डीएनए को लाने का कार्य करता है। सर जीन क्या करता है? आनुवांशिक यूनिट कौन होती है? जीन होती है, जिसमें आनुवांशिक लक्षणों को मुख्य इकाई होती है। ये बात सुन लो, सबसे पहले मुख्य बात। जीन शब्द की बात करूं बेटा, जीन जीन शब्द जो दिया था, जो टर्म दिया था बच्चा, वो जोहानसन ने दिया था। किसने दिया? जोहानसन। जोहानसन ने दिया। अब बात करें, इसमें जीन पर आनुवांशिक कोड होते हैं। क्या होते हैं? आनुवांशिक कोड होते हैं या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बच्चा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। बात करेंगे जीन के बारे में और भी बात कर दे। जीन जो होते हैं डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों, खंडों से मिलकर बना होता है। जीन जो होता है डीएनए के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। इतनी बात अब सीखा। जीन जो होता है, कृत्रिम जीन की खोज करने वाला व्यक्ति हरगोविंद दास खुराना थे। हरगोविंद दास खुराना थे। हरगोविंद दास खुराना थे। मैं सारी चीजों को चिपका दूंगा बेटा, खुराना था। मक्के में बेटा जंपिंग जीन पाया जाता है। कौन सा? जंपिंग या जंपिंग जीन पाया जाता है। अब सबसे पहले मैं यहां पर
जो तर्क बता रहा हूं उस तर्क को सीख लेना। क्या तर्क? जीन जो शब्द दिया था वो जोहानसन ने दिया, ये तो हमने याद कर लिया सर, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। अब हमने बताया सर जो ये क्रोमोसोम है बेटा, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर कौन होते बेटा? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। अब बेटा इसका मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को प्रकट करना करता है, आनुवांशिक लक्षणों को प्रकट करता है बेटा, आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है बच्चा? प्रकट करता है, प्रकट करना उसको पहुंचाता है। अब आपको समझ में आ नहीं रहा है, अब मैं समझाने की कोशिश कर दूंगा कि सारे पॉइंट मैंने लिख दिया। यहां से देखेंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश करना, समझो। अगर यहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ, मैं बात करूं 3 पीढ़ियां बना रहा हूं, दादा की पीढ़ी बना रहा हूं, दादाजी की, किसकी पीढ़ी बना रहा हूं? दादा की और दादी जी की, दादा और दादी की पीढ़ियां बना रहा हूं क्योंकि पीढ़ी हमेशा 2 पीढ़ी से चलती है। दादा दादी का क्रॉस हुआ, दादा के कान लंबे थे बेटा, किसके कान लंबे थे? दादाजी के कान लंबे थे, हाथी जैसे थे, और दादी के कान नॉर्मल थे, जो हम लोगों के पैदा होते जैसे। सीख लेना बच्चा, कभी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। दादा के कान हमारे लंबे थे और दादी के कान छोटे थे। जब इन दोनों का बच्चा क्रॉस कराया, क्या कराया बच्चा? क्रॉस करा रहा हूं, तो मेरे पिताजी पैदा हुए। कौन पैदा हुए? मेरे पिताजी हुए, पिताजी हुए। अब देखना, दादाजी में कान कैसा है? बड़ा है, तो इसमें एक लक्षण है ना, दादाजी का लक्षण कैसा है? क्या एक कान बड़ा है। तो बेटा दादाजी से जीन, दादाजी से जीन किस में आया था? पिता में आया था। किस में आया था बेटा? पिता में आया था। सर हटना है अभी? अच्छा, तो अभी तो आया क्या? अरे ओके बेटा, सीखने की कोशिश करना बच्चा, सही बच्चे, अगर समझ में आ रहा है तो ओके ओके ठोक दो। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा, दादाजी थे, दादाजी में लंबा कान पाया था, कान बड़े थे, परंतु दादाजी में एक कौन सा जीन था, लक्षण कौन सा था? लंबे कान में। जब दादा का दादी से क्रॉस हुआ तो कौन बने? पिता। बताओ, दादाजी से भी लक्षण आए थे पिताजी में, और दादी से भी क्या है? लक्षण आए। ये वाला जीन आया था क्या दादा में? आया था, परंतु प्रकट नहीं हो पाया। देखने की कोशिश करना बच्चा, मेरे बच्चों सीखो, दादाजी से ये लक्षण आया था और दादी से भी लक्षण आया था। दादा का लक्षण कौन सा है? बड़े कान वाला, और दादी से भी लक्षण कौन सा? छोटे कान वाला। परंतु जब पापा पैदा हुए तो पापा के कान कैसे हो गए? छोटे आए, अर्थात कौन सा जीन डेवलपमेंट हो गया? दादी का जीन विकसित हो गया, 50-50 चलता है। पापा में किसका लक्षण प्रकट हो गया? दादी वाला, कान लंबे नहीं आए। अब दादा पिताजी का मैंने माताजी से क्रॉस हुआ, माताजी के भी कान छोटे हैं, माताजी के कान भी कैसे? छोटे। अब बेटा माताजी के द्वारा मैं पैदा हुआ, क्या हुआ? मैं पैदा हुआ, और बेटा ये जीन पिता में था, अब मुझ में भी आएगा बेटा ये वाला जीन, बड़े कान वाला, और मम्मी का भी आएगा छोटे वाला, मम्मी का भी आएगा छोटा वाला। मेरे कान जो थे ना, मेरे कान भी छोटे प्रकट हुए, मेरे कान भी कैसे आए? छोटे। परंतु जीन तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, परंतु किसके प्रकट हो गए मुझ में? माता के लक्षण प्रकट हो गए। पापा में किसके प्रकट हो गए? दादी के लक्षण प्रकट हो गए। अब बेटा मेरी और मेरी पत्नी के द्वारा जब क्रॉस हुआ, मेरी पत्नी के कान भी कैसे थे? छोटे थे। जब क्रॉस हुआ और मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसके कान कैसा आ गया? लंबा पैदा हो गया, क्योंकि ये जीन चला आ रहा है, ये जीन मेरे बच्चे में भी आया हुआ। अब ये जीन क्या हो गया? प्रकट हो गया। ये जीन कैसा हो गया? प्रकट हो गया। तो मेरी पत्नी का लक्षण इसमें प्रकट नहीं हुए, प्रकट किसका हो गया? मेरे दादाजी का चल रहा है। तो बताओ, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाता तो गुणसूत्र है, जो लक्षण प्रकट करने का कार्य करता है वो कौन करता है? जीन करता है। लक्षण को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आपने देखा होगा, कई सारे उदाहरण देखा होगा कि पूरे कहते हैं हमारे खानदान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, ये काला कैसे पैदा हो गया? कहते हैं बेटा तुम्हारे खानदान में कोई था, कोई काला था, दाल, या पापा की तरफ से देख लो या मम्मी की तरफ से देख लो, कोई ना कोई खानदान में काला था, उनके जीन तुम लोग में तो विकसित डेवलपमेंट नहीं हो पाया,
कुछ वातावरणीय कंडीशन के कारण जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट हो जाता। ये होता है बच्चा जीन का मुख्य लक्षण। जीन लक्षण को प्रकट करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाने का कार्य कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। और जीन क्या करता है, उन लक्षणों को हम लोगों में प्रकट करने का कार्य करता है, प्रकट करने का कार्य करता है। क्या बात समझ में आ गया बच्चा? तो बताएंगे हम जीन के बारे में, समझ में आ गया। अगर हम बात करें, ये आनुवांशिक कोड होता है। जीन में क्या होती है, सूचना होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तभी तो बेटा ये इंफॉर्मेशन थी ना, लंबे कान की, लंबे कान की। जीन में क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। बच्चा क्या होती है, जेनेटिक कोड होते हैं बेटा। ये जीन जो होते हैं किसके बने होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंडों से बने होते हैं। ये डीएनए का ही पार्ट होता है। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। बेटा कृत्रिम जीन की खोज हरगोविंद खुराना की, और मक्के में कौन सा जीन पाया जाता है, जैम्पिंग, जैम्पिंग या जैपिंग जीन पाया। क्या मेरी बात, इतनी बात आपको समझ में आई होगी तो एक बार ओके लिख दो सही बच्चे। चलेगा बच्चे, इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों को? अगर इतनी बात क्लियर है बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। आज हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद है। क्या है बेटा, काफी फायदेमंद है। तो आपके समझ में आ गया जीन वगैरह की प्रोसेस क्या होती है, वो भी आपको समझ में आ गई। जीन क्या करता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। मैंने बात करने वाला बेटा, अब सीखते हुए चले बच्चा, बहुत मजा आने वाला है। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब जीन वगैरह क्या होता है, क्रोमोसोम वगैरह क्या होते हैं, और भी समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बता दूं, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका शरीर जो होता है कोशिका से मिलकर बना होता है। मानव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई या संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। छोटा सा जीव अमीबा हो या बड़ा सा जीव हाथी हो, उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका। अगर इसमें खरोच करोगे तो कौन होगा, नष्ट होगा, कोशिका। बेटा मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं कोशिका के बारे में। तो कोशिका शरीर की कैसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। बेटा आप खरोच, आपने यहां पर खरोच कर दिया तो कौन नष्ट होगी, कोशिका होगी। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन होती है, कोशिका होती है, जो आपके शरीर का क्या करती है, निर्माण करती है। बेटा क्वेश्चन पूछी जाए कि मानव शरीर की, बेटा मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन है, मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन होती है, स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है। कौन होती है बच्चा, शुक्राणु। बेटा यहां से क्वेश्चन धरा आएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल पूछा जाए तो वो कौन होगी, शुक्राणु स्पर्म होगी। अगर ऐसे लिख के आ गया कि सबसे छोटी सेल कौन होती है तो पीपीएलओ होती है, माइक्रोप्लाज्मा। अगर लिख के आ गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा स्पर्म, क्योंकि उसमें मानव लिख के आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल जो होती है वो अंडाणु होती है। क्या होती है, ओवम होती है, अंडाणु होती है। स्पर्म जो होते हैं वो मेल में होते हैं, मेल में पाए जाते हैं। और जो बेटा ओवम जो होते हैं वो फीमेल में बनते हैं। आपको पता है जो मेस्टुर्बेशन के समय जो वीर्य निकलता है, सीरम से निकलता है, उसमें लाखों, हजारों, सैकड़ों या करोड़ों उसमें स्पर्म होते हैं। जो कह सकते हैं 2 से 3 ml का जो वीर्य निकलता है उसमें लाखों करोड़ों तक क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। एक स्पर्म के माध्यम से आपका जीवन होता है, मैं वो भी बताने वाला सीधे। तो मैंने बोला स्पर्म जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं, शुक्राणु, इसे हिंदी में शुक्राणु। और जो ओवम होता है वो फीमेल में पाया जाता है, हर महीने बनता रहता। अगर पूछा जाए बेटा स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम शुक्राणु अंडाणु के मिलने के कारण, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद क्या बनता है, एक छोटा सा जायगोट या भ्रूण बनता है। सबसे पहले आपको बताएं कि मां के गर्भ में क्या बन जाता है, एक भ्रूण बन जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आएगा शुक्राणु का निर्माण किसमें होगा, मेल में होगा बच्चा, और अंडाणु का निर्माण किसमें होगा, फीमेल में होगा। इतनी बात भी सही। ये बताओ ओवम भी क्या बेटा, एक सेल है,
और बेटा स्पर्म भी क्या है, एक प्रकार की सेल है। परंतु यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर मैं टैग कर रहा हूं, वो कौन सा क्वेश्चन है सर? बेटा हम लोगों में लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया। ये क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मानव में कौन सा सेक्सुअल पाया जाता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों संबंध बनाते हैं, दोनों संभोग करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? लैंगिक होते हैं। जैसे कुत्तों की प्रजाति में मेल और फीमेल आवश्यक होता है, हमारी प्रजाति में मेल और फीमेल आवश्यकता हो। हाथी में जैसे कुछ भी चाहिए, और जिसमें बेटा मेल और फीमेल नहीं होंगे, एक ही होगा, वो असेक्सुअल होता है, अलैंगिक होता है। हम लोगों में बच्चा कौन सा होता है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? चलेंगे आगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बात करते हुए चलूं, हमारा शरीर जो है ना, हमारा शरीर शुरुआत में एक कोशिका से मिला होता है, बना होता है। हमारा शरीर शुरुआत में एक सेल से बना होता है, उस सेल को कहते हैं स्पर्म सेल और ओवम सेल कहते हैं। हमारा शरीर का जो निर्माण होता है शुरुआत में, वो एक सेल से होता है, स्पर्म और ओवम से। इसी स्पर्म और ओवम में इंफॉर्मेशन छुपी होती है। जेनेटिक क्या होती है? इंफॉर्मेशन छुपी होती है। जैसे डीएनए छुपा होता है, स्पर्म के माध्यम से माता के गर्भ में आता है, तो फिर जनरेट होता है, हम लोग निर्माण होता है, हमें क्या होता है? डीएनए आता है। तो शुरुआत में हम लोगों का निर्माण किस सेल से होता है? एक सेल। ध्यान रखना, एक सेल से इतने बड़े जीव का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस स्पर्म और ओवम में बेटा ये इंफॉर्मेशन छुपी होती है। क्या छुपी होती? इंफॉर्मेशन। पिता का गुण शुक्राणु के द्वारा होता है, और माता के गुण जो होता है वो अंडाणु के द्वारा होता है। मेरी बात इतनी धैर्यता से आप सीख गए होंगे, तो बच्चों आप इसको एक बार देखो प्लीज इसे। समझ आया बच्चा? इसमें यार एक कहां चला गया? आगे पीछे हो गई स्लाइड। चलो अभी इस स्लाइड को सीख लेते, फिर पीछे आएंगे। इस स्लाइड को सीखेंगे, ठीक है? सबसे पहले पहली स्लाइड आपको समझ में आ गया कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? शुक्राणु की। और सबसे बड़ी सेल मानव की। उन दोनों के द्वारा मिलते हैं तो बेटा एक जायगोट का निर्माण होता है। मानव में कौन सा सेक्सुअल पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन पाया। अब बेटा जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंफॉर्मेशन है आपके लिए, और सरल भाषा में सीखते चलेंगे। सबसे पहले स्पर्म में कौन होते हैं? सबसे पहले स्पर्म में कौन होगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में कौन होते हैं? डीएनए। ध्यान रखना, सबसे पहले हमारा जो स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म में कौन होगी? क्रोमोसोम होंगे। और बेटा क्रोमोसोम के ऊपर ही कौन होते हैं? डीएनए। ध्यान रखना, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए के छोटे छोटे खंड ही जीन कहलाते हैं। इसी तरह ओवम में क्या होंगे बेटा? ओवम में इस जो मां के गर्भ में जो ओवम होता है, अंडाणु का भी तो क्या होगा? क्रोमोसोम होंगे। उस क्रोमोसोम में क्या होंगे? डीएनए होंगे। उस क्रोमोसोम में क्या होंगे? डीएनए होंगे। तो बेटा मैंने क्या बुलाया? स्पर्म का क्रोमोसोम में डीएनए और माता के क्रोमोसोम का डीएनए आपस में क्या करेगा? क्रिया करेगा। और क्रिया करने का एक चिल्ड्रन, बच्चे का क्या करेगा? निर्माण करेगा। बच्चा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आप भ्रूण की बात नहीं कर रहा हूं, सीधे समझाने के लिए मैंने बच्चा लिख दिया है। जब मां के ओवम का डीएनए और स्पर्म का डीएनए आपस में बेटा क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा बेटा? चिल्ड्रन बनेगा। और इस चिल्ड्रन से जो डीएनए होता है वो आगे किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन। इस चिल्ड्रन में जो डीएनए होगा वो किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन शिशु के शरीर का क्या करती है? निर्माण। बेटा सीखने की कोशिश करें। मैंने बोला यहाँ पर चाइल्ड, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे में क्या है बेटा? डीएनए। ये डीएनए आगे चल के किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन से बच्चे शिशु का क्या होगा? जन्म होगा। समझ में आया बच्चा? आपको किस प्रकार से बच्चा पैदा हो रहा है
कि स्पर्म में क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में डीएनए, ओवम में क्रोमोसोम, ओवम के डीएनए आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? बच्चा। और बच्चे में डीएनए किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का। और प्रोटीन से ही पूरे शरीर का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्माण होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा, जो शिशु बनेगा, शिशु जो बनेगा, शिशु का आकार, शिशु का आकार, आकृति, रूपरेखा, रूप रंग, आंखों का कलर, हाइट, आंखों का कलर, हाइट, यस, विभिन्नता, आंखों का कलर, हाइट, लंबाई वगैरह, और चार सारा चीज किससे मिलता है बेटा? सारा का सारा ये माता पिता से मैच होगा या नहीं होगा? ये सारा के सारा किससे मैच होगा? माता। मेरी बात सुन लेना बेटा, आपका जो शिशु का जो आकार होगा, आकृति होगा, रूपरेखा होगा, रंग ढंग होगा, चाल, वो किससे मैच होगी? माता पिता से। क्यों मैच हो रही है? क्योंकि पिता का डीएनए और माता का डीएनए इसमें आया है ना बेटा, आया ना। पिता की सूचना को लाया, माता की सूचना को लाया, तो बेटा जो भी शिशु का जो हाइट वगैरह, आकार, आकृति होती है, वो बेटा माता पिता के समान होती है। अर्थात इसको प्रकट करने का कौन करता है? डीएनए करता है। कौन करता है बेटा? डीएनए करता है। जो भी माता पिता में जो लक्षण, जो समानता मिलती है, वो डीएनए के कारण होती है। किसके कारण होती है? डीएनए। मनुष्य के सारे गुणों डीएनए के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण होते हैं? डीएनए के कारण। इसलिए डीएनए को जेनेटिक मतलब मटेरियल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अभी मुझे पता है थोड़ा समय में नहीं आया। जेनेटिक क्या बोले? मटेरियल बोलते हैं। अब मैं यहां पर पूरा समझा दूंगा बच्चा, एक एक करके समझाते हुए चलूंगा। बेटा समय में आया तो दोबारा बताऊंगा बेटा, एक बार और बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताता रहूंगा, क्योंकि आप यहां पढ़ रहे हो। चलेंगे बेटा, कौन आया बेटा सबसे पहले? स्पर्म। ये कौन आ गया? ओवम। यहां से कौन मिलेगा बेटा? गुणसूत्र, क्रोमोसोम मिलेंगे बच्चों। और इसका कौन आएगा बेटा? गुणसूत्र, क्रोमोसोम आएगा। और बेटा या मेल का क्या होगा? इसमें कौन होगा? डीएनए होगा। और इसमें भी बच्चा कौन होगा? डीएनए। अब बेटा इन दोनों के द्वारा क्या बना बच्चा? बच्चे का निर्माण होगा। तो बच्चे में जो डीएनए होगा वो शरीर क्या किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। और प्रोटीन क्या करेगी? शिशु के शरीर का क्या करेगी? शिशु के शरीर का निर्माण करेगी। क्या करेगी? का निर्माण करेगी। मेरे बच्चों सीख लो, तो डीएनए, शिशु में डीएनए बन गया, और डीएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन क्या करती है? शरीर को मजबूत बनाने का कार्य करती है। आप देखना बेटा कैसे नहीं समझ में आएगा, हम 20 बार बोलकर समझाएंगे। मैंने बोला जो जो आपका जीव का जो आकार, आकृति होता है ना बेटा, आकार, आकृति, रूप रंग, रूप रंग कह लो, आंखों का रंग कह लो, आंखों का रंग, या ये सब किसके समान होता है? माता पिता के समान होता है। किसके समान होता है? माता पिता से। क्योंकि मनुष्य में जो इंफॉर्मेशन है, या ये कह सकते हैं मनुष्य में गुणों को प्रकट करता है, मनुष्य में जो गुणों को प्रकट करता है वो कौन करता है? डीएनए का करता है। इसलिए डीएनए को आनुवांशिक मटेरियल या जेनेटिक, चल इतना तो मुझे पता, समझ में आ गया। अगर आपकी पता है आपकी हाइट आपके पापा पे गई है, होता है, आपका रंग गोरा है और मम्मी का भी रंग गोरा है, तो आप कह रहे हो मम्मी पे गया है लड़का। बच्चा पैदा होता है ना तो कहते हैं, बुआ कहती है, हमारे घर पे बुआ आती है कि ये तो पापा पे गया है, इस तो मम्मी जैसी आंख है इसकी, इस तो पापा जैसा गोरा है। तो बेटा ये गोरा रंग करना, रंग रूप देना, हाइट अच्छी होना, मम्मी की कंजी आंखें या गुलाब कैसी नीले कलर की आंखें, और बच्चे में भी वही आंखें आ गई, तो बेटा ये रंग रूप देना, आकार देना, आंखों का कलर दिखाई देना, ये सब करता कौन है बेटा? डीएनए करता है। कौन करता है बेटा? डीएनए करता है। इसलिए डीएनए को आनुवांशिक मटेरियल कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। जो भी माता पिता से जो भी कुछ आएगा यही आपके अंदर
धारेगा। जैसे मेरी हाइट मेरे पिताजी से समान है, हम दोनों बाप बेटे समान है, मेरा कलर मेरे पिताजी से मैच होता है, मेरी हल्की सी शक्ल मेरे पिताजी से मैच होती है, और मेरा भाई है ना वो मम्मी से मैच होता है, मम्मी थोड़ी सांवली सी है तो भाई भी थोड़ा मेरा सांवला सा है। तो बेटा ये रंग रूप निर्धारण कर कौन रहा है? डीएनए। जिसका डीएनए ज्यादा हो गया, जीन प्रकट हो गया, उसकी प्रभाविकता ज्यादा हो जाती है। तो रंग रूप आकार आकृति, आंखों का रंग, बालों का रंग, वो सारी की सारी आपके शरीर में जो बंद पदार्थ है वो करता कौन है? डीएनए करता है। आपको पता, आप भरे मेले में चले जाना, भरे मेले में चले जाना और गांव का आदमी आपको मिल जाए ना, वो आपको जानता भी नहीं होगा, तो आपको कहेगा कि तू फलाने का लड़का है क्या? मैं पूछूंगा तुमको कैसा पता था? क्या तेरी शक्ल मिल रही है, कहते ना, हम कहते हैं कि तू फलाने का लड़का है क्या? मैंने कहा अंकल तुमको कैसे पता? मुझे पता था, एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं छोटा था 9th-10th क्लास में, तो मेला घूमने गया था। हमारे यहाँ मेला लगता है ग्वालियर का, ग्वालियर का मेला सबसे बड़ा मेला माना जाता है, हाँ? अभी भी चल रहा है। ग्वालियर का मेला घूमने गए तो मेरा कोई गांव का कोई मिल गया था रिश्तेदार, पर मैं नहीं जानता था उसे, मम्मी के साइड का था, मैं नहीं जानता था। उसने मुझे पहचान लिया, वो बेटा वहां पर रेडी लगाए हुए थे किसी चीज की, तो उसने पहुंचा लिया, क्या तू उसका लड़का है क्या? मैंने कि हाँ। मैंने पूछा तुमने क्या, तुमको कैसे पता? तेरी शक्ल मिल रही है उनसे, मम्मी का नाम कहता है कि तेरी शक्ल मिल रही है। तो बेटा जो शक्ल मिल रही है ना, वो मिला कौन रहा है? वो हमारा मिला कौन रहा है? डीएनए। इसलिए जेनेटिक कोड है। तो समझ में आएगा बेटा कि डीएनए कहां पाए जाते हैं? ग्रोसो, ये सारी चीज मैं आपको समझा रहा था। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से ओके 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 लिख दो और जय हिंद लिख के चलो जल्दी से। बेटा बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे प्रजापति साहब, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, ठीक है? 25 नंबर का जो पटवारी का है, तो सबसे ज्यादा रेशियो है ना वो बायोलॉजी का है। फिजिक्स केमिस्ट्री का रेशियो कम है, बायोलॉजी का रेशियो ज्यादा है, तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा पढ़ लो प्रजापति साहब, ठीक है? कमेंट कर दो ओके ओके, तभी आगे बढ़ूंगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को कि किस प्रकार हम लोगों का क्रॉसिंग हो रही है। अब बात करते हैं, प्रजनन हो गया, हम लोगों में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल, लैंगिक जनन होता है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये तो दिमाग में डाल लो, यही टेक्स्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि मानव में किस प्रकार का जनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा मानव में बेटा लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? तो मैंने बताया था कि हम लोगों में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखेंगे, वही बता रहा हूं बच्चे, सभी बच्चे सुने, आवाज आप क्लियर हो रही है? फीमेल हो गई, मेल हो गया। तो देखेंगे बच्चा ये कौन सा विभाजन हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इसमें ही बेटा मियोसिस हो रहा है। महिला में एक अंडा बनता है और बेटा इसमें हजारों, हमारे जो वीर होता है इसमें हजारों करोड़ों लाखों क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। अब सारे के सारे जैसे स्पर्म अंदर जाते हैं महिला के, तो इस अंडा से वो घेर लेते हैं। स्पर्म सारे के सारे किसको घेर लेते हैं? इस अंडा को घेर लेते हैं। पूरे के पूरे स्पर्म इसको घेर लेते हैं। वो कहता है मैं अंदर जाऊंगा, वो कहता है मैं अंदर जाऊंगा, वो कहता है मैं अंदर जाऊंगा। तो और अंडा से कहता है जिसमें दम है वो अंदर आएगा। अंडाशय ने प्लेट लगा दी अंदर, ये इस अंडे ने कह दिया है कि जिसमें दम हो स्पर्म वो अंदर आ जाओ। हजारों और लाखों स्पर्म इसको घेर के रखे, और अंडाशय ने बोली, ओवम ने बोला कि जिसमें दम है ना वो अंदर आओ। जिसमें से बेटा, जिसमें से एक स्पर्म इसको भेज कर अंदर चला जाता है, एक चला जाए, एक चला गया ना, और बाकी सब निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ समय के बाद इसमें क्या हो जाते हैं? 72 घंटे समथिंग कुछ क्या निष्क्रिय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक क्या हो गया? स्पर्म, इसमें एक स्पर्म क्या चला अंदर, चले महिला के गर्भाशय, सॉरी ओवम में क्या चला गया। अब यही क्या करेगा बेटा? मिटोसिस होकर बच्चे का क्या करेगा? निर्माण करेगा। समसूत्री विभाजन होगा यहाँ पर, और समसूत्री विभाजन होकर किसका निर्माण करेगा? बच्चे का। तो बेटा कहने का अर्थ है महिला के अंदर जो ओवम बनता है उसको लाखों हजारों स्पर्म घेर लेते हैं, और वो अंडा भी कह देता है जिसमें दम अंदर आयो। कंपटीशन तो बाहर भी चल रहा है, कंपटीशन अंदर भी चल रहा है बच्चा। और एक स्पर्म, और कई बार तो दो चले जाते हैं, कई बार दो बार चले जाते, दो बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई बार तीन चले जाए, तीन बच्चे पैदा हो जाएंगे। सब खेल है स्पर्म के अंदर जाने का, पर मोस्टली तो एक ही जाता है। बाई चांस केस में स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कुछ स्पर्म, कुछ लोगों के जो मेल होते हैं उनके स्पर्म जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्पर्म जो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं वो भी कारण बताऊं, पूरा डिटेल में दिया गया है।
22 साल से लेकर 28 से 30 साल के बीच में स्पर्म ठीक होते हैं। अगर इसी के बीच में आपने कहते हैं मैस्टरबेशन वगैरह गलत ऐप किए ना, तो आपकी स्पर्म काउंट संख्या कम हो जाती है। स्पर्म काउंट संख्या कम होगी तो आप नपुंसक कहलाओगे, आपकी स्पर्म कमजोर हो जाओगे। 22 से लेकर 28 या 30 साल तक आपके स्पर्म ही मजबूत होते हैं। इसलिए कई कई बार जो मेल होता है उसका स्पर्म मजबूत होता है। मजबूत का मतलब उसमें न्यूट्रिशन पावर ज्यादा होती है। न्यूट्रिशन पावर ज्यादा होती है तो वो महिला के ओवम को क्या कर देता है, भेद देता है, और 2 स्पर्म चले जाते हैं तो 2 बच्चे हो जाते हैं। तो यही चीज है, स्पर्म कैसे बनते हैं, क्यों खत्म हो जाते हैं, वो सारी चीज मैं बताऊं। नपुंसक क्यों कहलाते हो आप लोग, स्पर्म काउंट संख्या क्यों कम हो जाती है। तो ये वाला समझ में आया पार्ट आप सब बच्चों को। अगर ये बात समझ में आई हो तो बच्चों लिख दो ओके, लिख दो ओके ओके। सब बच्चे ओके लिख दो, मैं कमेंट देख रहा हूं सभी के। किसी ने ओके नहीं लिख रहे, लिखो तभी आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया तो ओके लिखो। अगर हम बात करें, इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी बच्चा। अब मैं यहां पर 2 स्लाइड लेके आया हूं। एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जानकारी मिल रही हो। क्वेश्चन जहां आएगा मैं वहां पर अंडरलाइन करके बता रहा हूं। ये आपका केंद्रक है बच्चा, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप किसी को समझा सकते हो। केंद्रक है बच्चा, ये क्या है आपका केंद्रक है बच्चों। ये बेटा पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। और यहां में देखना धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। इसमें छोटी छोटी धागे दिखाई दे रहे हैं। वो कौन है बेटा, क्रोमोसोम है। एक केंद्रक के अंदर ये धागे नुमा रचनाएं दिखाई दे रही है, वो बच्चा कौन है, बच्चा क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और बच्चा इस क्रोमोसोम पर डीएनए होता है। कौन होता है, डीएनए और प्रोटीन होती है। स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन। तो एक क्रोमोसोम पर बेटा कौन होंगे, डीएनए होता है, और बेटा कौन होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है। और बेटा यही डीएनए जो होता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को, छोटे छोटे खंडों को बेटा, छोटे छोटे खंडों को क्या कह देंगे आप, जीन कह दो। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन होते क्या, तो आप कह सकते हैं जीन तो डीएनए का ही पार्ट है। आया होगा समझ बच्चा। तो मैंने पूछा ये केंद्रक है, केंद्रक में कौन है बेटा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बच्चा कौन है, डीएनए, और डीएनए और प्रोटीन, और जीन आपको समझ में आया। अब यहां से थोड़ा सा चेकआउट करते हुए चलते बेटा, बहुत मजा आएगा। मजेदार क्लास आज की, रिप्रोडक्शन बहुत मजेदार है। कॉपी कॉपी बंद कर दो, मेरी सुनो बस। मैं तो इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, आप मेरी सुनते हैं। ये देखो अंडा बना, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको कर रहा है बेटा, अंदर जाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब अंदर पहुंच गया, एक अंडे के साथ अब कौन आ गया, स्पर्म आ गया। अब ये दोनों क्या हो गए, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, दोनों आपस में क्रिया करना चालू हो गए। क्रिया होने के बाद 4 सेल बन जाएगी। और आगे आगे ऐसी क्रिया होती होती है, बच्चे का पूरी तरह से क्या हो जाता है, निर्माण होता है। बच्चे का क्या हो जाएगा पूरी तरह से, इसमें लिखा भी है 9 वीक का बच्चा, 12 वीक का बच्चा, 16 वीक का बच्चा। कहने का अर्थ है 36 वीक का, 40 फुल टर्म जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का पूरा विकास होता है 40 वीक। कितना, 40 वीक। कहने का अर्थ है 9 वीक में फेटस सिंगल विंग हो जाते हैं, 20 वीक में हियरिंग आ जाती है, 24 में लंग्स आ जाते हैं, 28 में ब्रेन ग्रो करने लगता है। इस तरह से इसमें दी गया है। ठीक है। 36 में मसल फुली डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक। कहने का अर्थ है एक बच्चे की डिलीवरी आप 7 महीने करवा लो माँ के गर्भ में। मोस्टली मैंने उस टाइम बता रहा था आपको, मैंने जो ग्लैंड पढ़ाई थी, हार्मोन्स पढ़ाया था, कितना सरल भाषा में बताई। डिलीवरी आपको बताएं, मोस्टली बच्चा जो होता है, एक क्या उसका नाम क्या था, लिवर पेन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन वगैरह जो बताए थे मैंने, लिवर पेन करता है। महिला के 9 महीने के संबंध में दर्द होता है, 9वें महीने में हल्का, 8 महीने से प्रारंभ होता है। पहले महिला में हल्का हल्का लिवर पेन होता है, क्या होता है, हल्का। और 9वें महीने में आते आते में क्या होता है, वो पेन बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा वो पेन होगा, बच्चे की सही ढंग से डिलीवरी होती है। वो दर्द ही डिसाइड करता है। और किसी महिला में दर्द उठते नहीं है, तो महिला डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है दर्द के, जिससे दर्द होना स्टार्ट हो जाए। लिवर पेन का इंजेक्शन लगाता है, और जिससे बच्चे की डिलीवरी सही हो जाए। तो मैं वही बताना चाहता हूं
सही ढंग से 7 महीने के अंदर बच्चे के ऑर्गन्स बन जाते हैं, डिलीवरी हो सकती है, और 9 महीने में तो फिर बच्चा होता ही है, पूरा विकसित हो जाता है। तो मेरे बच्चों, इसी तरह से पूरी प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, अब आते हैं जननों के आधार पर, जनन के आधार पर प्रकार, जनन के आधार पर प्रकार। क्या बात करेंगे जनन के आधार प्रकार की, कि जनन के आधार पर प्रकार 2 प्रकार का होता है। अब बहुत मजेदार चल रहे बेटा, अब आगे बढ़ने समझाई कोशिश करे बच्चा, सीखो बेटा। अब आने वाली पीढ़ी में तुम भी देश का योगदान रखोगे। सब बच्चे सुन लो कि आप ही हो पुराने आदमी। जो लड़का आ रहा है ना, सोशल मीडिया का बच्चा है वो, जो हमारे तुम्हारे बच्चे होंगे वो सोशल मीडिया के बच्चे हैं। तो उनको आप तुम कैसे संभालोगे वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी रखती है। क्योंकि मेरे घर में भी एक गुड़िया है, वो मोबाइल चलाती है, उन्हें उसका इंस्टाग्राम पे आईडी है, समझ रहे हो। सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, सोशल मीडिया खराब भी नहीं है, सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इनकम का। आपने देखा कि बहुत सारे जो इंस्टाग्राम से कितने पैसे कमा रहे, यूट्यूब से हर महीने गाड़ी खरीद सकते हैं, 10-10 12 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो परंतु अब अगर तुम्हारा लक्ष्य सोशल मीडिया है तो उस पर काम करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य पढ़ाई से संबंधित है तो सोशल मीडिया को भूल जाओ, ये भी हो सकता है। दोनों काम एक साथ नहीं होते। जनन के आधार पर 2 प्रकार की होती है बेटा, सीखते चलेंगे बच्चों। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक बच्चा कौन सा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे रिप्रोडक्शन जो टाइप्स पूछा जाए, एक लैंगिक प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना बच्चा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोग भाग लेते हैं, 2 गैमेट भाग लेते हैं, मेल और फीमेल लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोग जिम्मेदार होंगे, मेल और फीमेल। कुत्ते के साथ भी, कुत्ते की प्रजाति में भी 2 लोग भाग लेंगे, बिल्ली की प्रजाति में 2 लोग, गाय की प्रजाति में 2 लोग, भैंस की प्रजाति में 2 लोग। जब गैमेट भाग लेते हैं तो लोग के कारण जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक। हम लोगों में कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है बच्चों। कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। समझ में आ गया। हम लोगों में कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। इतनी बात समझने की कोशिश करना बेटा। 2 युग्मकों के मिलने से बनी रचना, मतलब जायगोट द्वारा नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। मेल और फीमेल के मिलने से जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक। कुत्ते में देख लो भैया, चिल्ला के तो कह रहा हूं, जिसमें 2 लोगों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेल ही बच्चा पैदा कर दे या फीमेल ही बच्चा पैदा कर दे। इसमें दोनों लोगों की भागीदारी होती है, दोनों के स्पर्म काउंट होते हैं, दोनों के ओवम काउंट होते हैं। एक की भागीदारी नहीं होती। अगर एक की भागीदारी होगी तो ये नहीं होगा, इसमें 2 लोग चाहिए। ठीक है, जब 2 लोगों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोगों में पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है। अब बेटा, लैंगिक जनन की क्रिया 2 चरणों में होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इस पे मैं जो फोकस करा रहा। जो लैंगिक जनन है बच्चा, बच्चा लैंगिक जनन जो है ना, लैंगिक जनन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक तो अर्धसूत्री बता चुका, कौन सा, अर्धसूत्री बता चुका। एक क्या होता है, निषेचन, पटलायन। जब हम निषेचन करते हैं, कहते हैं शुक्राणु जो मां के गर्भ यूट्रस वगैरह में जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। वही बताऊंगा अंत निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने बताया लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कितने चरण, कितने भागों बटी होती है, 2 में। ये बेटा मेरा ही उसका नाम है, तो ये मत सोचा कि सर किसी और की तो पीपीडी नहीं पढ़ा रहे, मेरी पीपीडी मेरे चैनल का पहले। अर्धसूत्री विभाजन और बेटा कौन, निषेचन। तो कहने का अर्थ है बेटा, ये माइटोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन होगा, अर्धसूत्री होगा बेटा। कौन होगा, ये बेटा 2 चीजें याद रख लो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि लैंगिक जनन में किसके कारण होता है। पहला तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा, और दूसरा क्या होगा आपको बता दे, निषेचन, फर्टिलाइजन क्या होता है वो भी बताऊं बच्चा। पर दिमाग में याद रख लो कि एक तो मियोसिस और फर्टिलाइजन। ठीक है, लैंगिक जनन,
लैंगिक या लगभग सभी प्रकार के जीवों तथा उच्च कुल के पौधों और बीजों में पाया जाता है। तो मैंने बताया जो लैंगिक जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है? जीवों में और पौधों में भी पाया जाता है। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं बेटा? लैंगिक जीव में जनन में कितने लोग भाग लेते हैं? 2 लेते हैं, एक नर और मादा आवश्यक होगी। बेटा यहाँ प्रजनन कैसी क्रिया होता है? मंद विधि है। मंद मतलब पूरे 9 महीने का समय लगता है, पूरे 9 महीने का समय, एक आध 2 दिन में नहीं होती बेटा। ये कैसी विधि है? धीमी स्लो विधि है। 9 महीने का पूरा समय लगता है। धीरे धीरे हमारे बेबी जो पैदा होता है, बच्चे के धीरे धीरे हाथ आते, पैर आता है, माइंड आता है, सब कुछ आता है। तो ये क्रिया कैसी है? धीमी। इसमें निषेचन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, अभी बता रहा हूं। निषेचन नहीं होगा, दो मेल और फीमेल के बीच कनेक्टिविटी नहीं होगी, निषेचन नहीं हो तो बच्चे आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। इसमें नए गुणों की और नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। कहने का अर्थ है जो नया जीव बनेगा ना, मेल और फीमेल के बाद जो नया जीव बनेगा उसमें नए गुण आएंगे। आएंगे यानी क्या बता, तुम माता पिता जैसे थोड़ी होंगे। माता के गुण तो हैं पर तुम्हें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? देखो मेरे पिताजी वगैरह समानता है, परंतु मेरी जो क्वालिटी है वो पिताजी से अलग है। डीएनए तो मैच करता है। मेरी सोच पिताजी की सोच में थोड़ा अंतर होता है कि नई जनरेशन के लोग हैं। मेरे पिताजी कुर्ता पहनते, मैं शर्ट पहनता हूं, मैं जीन्स पहनता हूं, मैं शॉर्ट्स पहनता हूं, वो नहीं पहनते। तो हम लोगों में क्या होता है? सोच का भी डिफरेंस आता है। तो नई जीव प्रगति, तो ये समझ में आया बच्चा? अगर ये समझ में आ गया हो तो आप अलैंगिक जनन की ओर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अलैंगिक की बात करते हैं, असेक्सुअल। इसको समझ लो बच्चा, ये समझना आवश्यक है। वो तो आसान था कि सर 2 जीव भाग लेते हैं, सर 2 जीव भाग लेते हैं। इसमें बात कर लेते थोड़ा सा कि अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती, बस। किसकी जनक की? एक जनक की आवश्यकता होती। अनैंगिक जनन में बेटा इसमें एक जनक आवश्यक होगा। एक ऑर्गेनिज्म जीव के द्वारा नए जीव की क्या हो जाती? उत्पत्ति हो जाती है। मैं बता रहा हूं कैसे कैसे। अमीबा बेटा, अमीबा देख ले बेटा, देखना अमीबा है, अमीबा है जीव, एक अमीबा। ऐसी संरचना थी इसकी, अमीबा ऐसा था, ठीक है। अब इसका विभाजन होगा, अमीबा का क्या होगा? विभाजन। अभी ने क्या किया? अमीबा ने एक ऐसे बन गया और एक ऐसे, अपने आप को ही क्या कर लिया? विभाजित कर लिया। अपने आप को ही क्या कर लिया? विभाजित कर लिया। तो 2 रूपों में विभाजित हो गया बेटा। अमीबा पहले सिंगल था, एकल था, अब इसने अपने आप को विभाजित करने कितने भागों में बांट दिया? 2। तो बता 2 जीवों की आवश्यकता हो रही है? नहीं, अपने आप को ही तो कर रहा है बच्चा। जब एक जीव की आवश्यकता हो, जब एक जीव की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं? छोटे छोटे जीवों में अमीबा, पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में अलैंगिक प्रकार का जीवन होता है। इसमें कोई भी बेटा ये बता दो इसमें नर की आवश्यकता पड़ी हो, मादा। हमें तो ये भी नहीं पता ये नर है या मादा, हमको तो पता है कि जीव है। जीव ने क्या किया बच्चा? एक जीव ने 2 जीव की क्या कर दी भैया? उत्पत्ति कर दी। समझ में आया? इस प्रकार को क्या कहते हैं बच्चा? अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म भाग लेता है और 2 भागों में बट जाता है। और एक चीज और सुन लो, इसमें जो जीव बना है ना बेटा, जो संतान बनी है वो हूबहू समान होगी। जो नया जीव बना है ना वो हूबहू क्या होगा? समान होगा। ये बताओ यहां पर, आप बताओ, ये जो नए जीव बन रहे ना यहाँ पर, इसकी कोई संरचना बता रहा अंतर? हम लोगों में अंतर है बेटा, माता पिता सकल अंतर है बेटा। इसमें जो जीव बनता है वो समान अपने मम्मी पापा के जैसा ही होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता। देखेंगे ये जीव बना होगा ना, इसके समान होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा उसमें। हम लोगों में अंतर होता है, ठीक है बेटा। तो इसका जो जीव बनता है वो कैसा होता है? हूबहू सेम होता है। तो समय नर और मादा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, मद और मादा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा। समझ में आया क्या बच्चा? अलैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधता देखने को नहीं मिलती। इस आनुवांशिक विभिन्नता का मतलब समझ आ रहा है क्या? हूबहू पैदा हो रहा है, आनुवांशिक विभिन्नता का मतलब देखने को नहीं मिलती, हूबहू पैदा हो रहा है। हम लोगों में वेरिएशन पाया जाता है, माता पिता और मेरे में कुछ ना कुछ तो अंतर है, मेरे भाई में और मुझ में अंतर है बेटा, फर्क है। परंतु इसमें जो जीव पैदा होगा उसमें कोई फर्क नहीं होगा बच्चा, हूबहू पैदा होगा, वैसा ही होगा। तुम पहचान नहीं सकते हो ये कैसा है। लैंगिक जनन के जीव, नवीन जीव अपने कैसे होते हैं? हूबहू। समझ आया बच्चा? अब तो बेटा आधी रात को बता दो, किसी को समझा दो कि सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल होता है।
हमेशा बेटा तुम कभी भी पढ़ना है सेक्सुअल को, बेटा टीचर समझा नहीं पाता है। तुम पढ़े भी होंगे सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, आपको मैं सरल भाषा में तोड़ के बता दिया, क्योंकि मैं उस चीज को समझता हूं। इसमें क्रिया कैसे होती है, तीव्र, तुरंत उसने 2 भागों में तोड़ दिया। हम लोगों में क्रिया कैसी बेटा, 9 महीने लगते हैं बेटा, और किसी महिला तो 10 महीने में देती है, बच्चे को जन्म देती है, कोई महिला 7 महीने में देती है। वो एक प्रक्रिया, वो अपवाद के शुरू है। तो हम लोगों में तीव्र मंद होती है, इसमें कैसे तीव्र होती है। ये एक कोश के जीवों में पाए जाते हैं, सरल प्रकार के जो एक कोश के छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनमें पाए जाते हैं। बस ये प्रश्न याद कर लो, इसमें कोश का विभाजन समसूत्री और असूत्री होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लैंगिक में कौन सा था, अर्धसूत्री। इसमें पूछा जाए समसूत्री और असूत्री। मैं कह रहा हूं पीपीटी मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी इंग्लिश में, पर अभी तो आप समझ लो बेटा। मैंने बोला लैंगिक प्रजनन में इगमज का निर्माण नहीं होता, इस पॉइंट को भी देख लो, इगमज का मतलब भ्रूण का निर्माण नहीं होता, वो समान रूप से बट गया। परंतु ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कोश का विभाजन कैसा होता है, समसूत्री और असूत्री। सभी बच्चों को 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी बच्चे अगर समझ में आ गया हो तो ओके लिख दो, नहीं आया हो तो ना लिख दो बच्चा, मैं दोबारा भी समझा सकता हूं, परंतु आप इसे एक बार पूरे मन से पूरे पॉइंटों को पढ़ के देखें। सही बच्चे लिखो ओके, नहीं आया फिर भी लिखो ओके। चलो बच्चों, तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण आवाज नहीं आ रही थी, अब सभी बच्चे को आवाज आने लगी, तो ओके लिख दो सभी बच्चे, जिससे हमें पता चल जाए कि आवाज आ रही है। सभी बच्चे ओके लिख दो, ठीक है, सब बच्चे ओके लिख दो, जिससे हमें पता चल जाए कि आवाज आ रही है या नहीं। हमने बताया हम लोगों में लैंगिक जनन, हम लोगों में कौन सा जनन पाया जाता है बेटा, सेक्सुअल या लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। मोस्टली पौधों वगैरह में अलैंगिक पाया जाता है, परंतु कई समय ऐसे था कि हम लोगों में भी लैंगिक अलैंगिक जनन पाया जाता है। पता है आपको, पता है कि हम लोगों में भी अलैंगिक जनन पाया जाता था। अब आप सोचो थोड़ा सा, अलैंगिक जनन कैसे पाए, एक आदमी कैसे बच्चे को जन्म दे देगा, या एक महिला बच्चे को कैसे जन्म दे देगी। तो बताया आपको कैसे पाया जाता था, हमारे शरीर में अलैंगिक असेक्सुअल सूर्यपुत्र करण, आशीर्वाद देने से ही महिला गर्भवती हो जाती थी। महिला क्या हो जाती थी, गर्भवती हो जाती। वो हमारे पुराणों की कहानी, ये भी सत्य है, ध्यान रखना, ये हमारे महाभारत वगैरह पुराणों की कहानी, ये भी सत्य है। वो समय होता था अलैंगिक जनन, कैसे आशीर्वाद देने से जो हमारी महिला होती थी, जो भी बहन कह सकते हैं, वो गर्भवती हो जाती थी, जैसे सूर्यपुत्र करण का इसी तरह से हुआ था अलैंगिक प्रकार से। तो हमारे सब पुराने समय में अलैंगिक जनन होता था, परंतु अब तो ऐसा कोई भी नहीं है, हमारे यहाँ हम लोगों में सेक्सुअल ही पाया जाता है। लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन के कुछ विशेषता देख लो बेटा, बेटा देखते हो चले। क्या मैं आपसे पूछा जाऊं कि बताओ अलैंगिक में निषेचन होगा, फर्टिलाइजन होगा अलैंगिक में, नहीं होगा। नर और मादा की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। तो हम कह सकते सर इसमें कैसे लोग की आवश्यकता होगी, एकल, या माता हो या पिता। बेटा इसमें निषेचन की क्रिया होगी, तो आप कहोगे नहीं होगा। कोई गैमेट, कोई युग्मक बनेगा, नहीं बनेगा। प्रजनन क्रिया प्रक्रिया बहुत ही कैसे समय कम समय में हो जाती, बेटा कैसी है, मंद समय में हो जाती। अब आपको समझ में आया होगा कि अलैंगिक और लैंगिक में किस तरह से अंतर है। जीव गुण करते समय तेजी से बढ़ते हैं, जल्दी से विकसित हो जाते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। संतान आनुवंशिक रूप से समान होती है, हूबहू होती है। जो बच्चा पैदा होता है वो कैसा होता है बच्चा मेरे, हूबहू होता है। अमीबा पैदा हुआ, मान के चले अमीबा पैदा हुआ, अमीबा ने अपने आप से 2 लोग पैदा कर दिए, हूबहू होते, पर हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोगों में अलग प्रकार का होता है। अब आते बच्चा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही तो हेलो क्यों नहीं भेजते आप लोग, ओके भेजा करो। प्राथमिक लैंगिक जनन क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक जनन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेक्टर क्या होता है,
प्राथमिक जनन अंग के लक्षण क्या होते हैं और द्वितीयक या मध्यम जनन अंग के क्या होते हैं। बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसलिए बता रहा हूं बेटा प्राथमिक जनन अंग के लक्षण क्या होते हैं और बेटा द्वितीय जनन अंग के लक्षण क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं बता रहा हूं बेटा, सीख लो बच्चा, पेपर में आएगा। मैं हर चीज को सिखाने की कोशिश करता हूं, लो सीखो बच्चा। शरीर की वे विशेषता है जो मेल और फीमेल के बीच को अंतर करती है, उन्हें लैंगिक लक्षण कहते हैं। लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टराइज से क्या होते हैं कि तो मेल और फीमेल को क्या कर दे, अंतर। आपको पता है मेल अलग होती है और फीमेल अलग होती है। ऊपर कमरे में कोई मेल चिल्ला है तो पता चल जाता है लेडीज की आवाज है, और गली में कोई मोहल्ले में लड़का चिल्ला है तो पता चल जाता है ये फलाने का लड़का है। आवाज से ही पहचान लेते कि ये तो ब्रजेश की आवाज है, या ये मुन्ना की आवाज है, या ये हमारे चीते की आवाज है। और कोई लड़की चिल्लाए फिर भी पता पड़ जाता है। तो जो लक्षण है मेल को और फीमेल को अलग करने का लक्षण को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन लक्षण कहते हैं। जैसे बात करें, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा प्राथमिक जनन लक्षण कौन कौन से होते हैं। वे लक्षण जो जन्म के समय मौजूद होते हैं, जन्म के समय क्या होते हैं, मौजूद। बेटा जैसे ही जन्म होता है वे लक्षण आपके शरीर में आए। जैसे ही बच्चा 9 महीने के बाद जैसे ही हॉस्पिटल में आ जाए, पैर पैर करने लगे, अगर उस समय वो लक्षण है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक। क्या आपको बता दें, क्या मेल में टेस्टिस आती है, क्या मेल में पेनिस आता है, आता है। मेल का जब बच्चा पैदा होता है, जो टेस्टिस होती है, वृषण होता है, लिंग होता है, टेस्टिस को लिंग कहते हैं, आता है ना, जन्म के समय ही आ जाता है। टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं। तो बता दो जन्म के समय जो लक्षण आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन। और द्वितीय लक्षण कैसे कहते हैं, जब हम बड़े हो जाए, 18 साल के हो जाए या 14 साल के बाद हो, महिला 14 साल के बाद, जब हम बड़े हो जाए तो हमें लक्षण वो आए, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय लक्षण। मेरी बात सीख लो बस बच्चा। जब हम अस्पताल में जन्मे, क्योंकि मेरा जन्म अस्पताल में हुआ है, आप लोग का भी अधिकांश पहले तो नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे बताते हैं पापा वगैरह, तो जो बड़े भाई साहब है, ताऊ ताऊ के लड़के, उनके घर में ही हुआ थे, क्योंकि उस समय थे। अब क्या जितनी ज्यादा सुविधा आने लगी है उतना ज्यादा, अब तो कितना ज्यादा थेरेपी आ गई। तो मैंने क्या बोला, प्राथमिक जनन क्या होते हैं, हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा हुआ और जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उसे प्राथमिक, जैसे लिंग, टेस्टिस, ये सब क्या है, प्राथमिक जनन है। और द्वितीय जनन क्या होता है, अब लड़का, तुम देख के बता दो लड़की बड़ी हो गई है, तुम देख के कहा लड़का बड़ा हो गया, तो बड़ा होने पर वो लक्षण आए हम पे, तो वो क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। जैसे बच्चा प्राथमिक लैंगिक जनन क्या होते हैं, जन्म के समय क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे नर मादा को अलग करने से पुरुषों लिंग आना, पुरुषों में क्या आया ना, वृषण आया। तो टेस्टिस होते हैं, जो अंडे होते हैं, तो टेस्टिस या वृषण कहते हैं। तो ये क्या होता है, जन्म के समय आते हैं। जब जन्म के समय आ रहे हैं तो बेटा वो कौन से लक्षण है, प्राथमिक। महिला में देखेंगे, महिला में क्या आ जाता है, गर्भाशय आ जाता है, अंडाशय, डिंब वाहिनी, फैलोपियन नलिका, ये बचपन उनके आ जाता है बेटा। पीरियड चालू नहीं होते उनके, महिलाओं 14 साल के बाद होते। जो पार्ट शुरू में आ जाए, जैसे गर्भाशय आ गया, अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका, ये शुरू में ही आ जाते हैं। जैसे हमें लिंग आ जाते हैं, टेस्टिस आ जाते हैं, वृषण आ जाते हैं, वो जनन क्या कहलाते, प्राथमिक। यहीं से क्वेश्चन पूछा दिए गए भाग में प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं, या क्वेश्चन आएगा प्राइमरी सेक्सुअल और कैरेक्टर आया क्या, यहीं से तो पूछा जाएगा। अब आप भूल के तो दिखाओ, आप भूल के दिखाओ, आप लोग क्वेश्चन को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि हम उस लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं। अगर मैं पूछूं द्वितीय लैंग्वेज क्या हो, सर कहोगे सर मैं लौंडा जवान हो गया है, लौंडा जवान हो जाए तब वो लक्षण आए। और लौंडा जवान कैसे होता है, सर मुंह चाहने लगी और भरमा, सर आपके गाल पर चमक आने लगी भरमा, सर छाती पे बाल आने लगे, सर आवाज भारी हो गई। ये मूंछ कब आती है, 8 साल की उम्र में, क्या 18 साल के बाद, 16-17 साल के बाद आ जाती। तो जब जवान हो जाता है लौंडा, जो करेक्टर आते हैं उसे कहते हैं द्वितीय लक्षण। अब तो बेटा समझ में आ गया होगा। देखेंगे माध्यमिक या द्वितीय लक्षण क्या होते हैं। चेहरे पर बाल या मूंछ और दाढ़ी का आना बेटा कब आती है, लौंडा जवान हो जाता है, बालक जवान हो जाता है। कंधे और सीने का चौड़ा हो जाना, जैसे 18 साल का लड़का हो जाना, जिम जाने वक्त है।
अब तो मैं जिम बॉडी बनाऊंगा। 4 दिन जाता है, खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। बेटा, आदम का सेब गले गले के समान विकसित हो, पूरा शरीर विकसित हुआ, आदम जैसा हो जाए, तो आप समझ में आया बच्चा, द्वितीय लक्षण किसे कहते हैं? एक गहरी कर्कश आवाज विकसित हो जाती है, मतलब आवाज भी भारी हो जाती है। बच्चे की आवाज सुनता, बचपन में मैं बहुत सुरीला बोलता था, आवाज मेरी कैसी होगी? कर्कश होगी, फट गई, गला फट गया। तो ये सब करेक्टर बचपन पैदा हुए होते अब बाद में आए थे। तो आप कहू सही तो बाद में जब बाद वाले करेक्टर हुए वो क्या होते हैं? माध्यमिक, द्वितीयक या माध्यमिक। महिलाओं की बात करें, स्तन का विकास होना, जो महिलाओं जो बच्चियां छोटी होती हैं शुरुआत में उनके स्तन का विकास नहीं होता, 14 साल के बाद। जैसे लड़की 13 या 14 साल के बाद आती है तो उसमें जो वयस्क होने की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इनके स्तनों का क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। उसी तरह कूले चौड़े हो जाते हैं, उनकी हिप बोन जो होती है वो चौड़ी हो जाती है। हिप बोन क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ठीक है। पिच, आवाज कैसी हो जाती? पतली हो जाती, हाई पिच हो जाती। पिच मतलब आप देखना, मेरी आवाज ठीक लग रही है और जब दो लड़की भिड़ रही हुई ना, लड़ रही हुई, तो उनकी आवाज चुभती है, हाई पिच होती, पी। मच्छर की आवाज देखो, पिच होती, पीच। और बेटा, जो हमारे मासिक चक्कर आते हैं लड़कियों में, महिलाओं में पीरियड आते हैं, वो भी इसका द्वितीय लक्षण है। जो वयस्क होने पर आते हैं उसे हम कहते हैं द्वितीय कैरेक्टराइज। अगर समझ में आया हो तो बच्चा लिख दिया करो ओके ओके, जिसको मुझे तो पता चल जाए कि आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। लिखो जल्दी से ओके, जब आगे बढ़ूंगा। चलो आ जाओ। हमने प्राथमिक भी पढ़ लिया बच्चा, द्वितीय भी पढ़ लिया। देखेंगे प्राथमिक क्या है, द्वितीय क्या है। अब आते हैं मानव एक लिंगी प्राणी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है मेरे छात्रों। मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल है मानव। ये इंपोर्टेंट फैक्चुअल है कि मानव कैसा है बच्चा, तो मानव कैसा है? यूनिसेक्सुअल। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। जिससे अंडे का निषेचन फॉलिकल में तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। अब थोड़ा सा, जैसे अंडे का निषेचन फॉलिकल नली में होता है, भ्रूण का विकास जो होता है, देखो बात करेंगे थोड़ा सा फीमेल में ही, थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे कि जो भ्रूण का जो विकास होता है, बच्चे जो भ्रूण बनता है उसका विकास हमेशा कहाँ होगा? गर्भाशय, माँ के गर्भाशय में होगा। और जो अंडा बनेगा वो कहां पर नली बनेगा? माँ के यहाँ पर एक नली होती है, ये दिखाई जैसे, ये जो नलिका होती है ये वाली, ये जो नलिका होती है ये वाली, इसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो अंडा कहाँ बनता है? फैलोपियन नली में। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। छोटी सी बात है, याद रख लेना, ठीक है। ये जरायु, ये भी क्वेश्चन याद कर लो। पहला क्वेश्चन हमने याद कर लिया कि मानव कैसा है? यूनिसेक्सुअल। मानव कैसा है? जरायु है। जरायु का मतलब है ये सीधे बच्चे को जन्म देता है। किसको देता है? बच्चे को जन्म देता है। मानव प्रजनन अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही जटिल है। बेटा इस क्वेश्चन को समझो, जरायु, जरायुज क्या है? जरायुज का मतलब बच्चा। मानव सीधे क्या करता है? बच्चे को जन्म, अंडा देता है क्या मानव? तुमने देखा कोई लड़का अंडे से पैदा हो गया या कोई लड़की अंडे से पैदा हो गई, अंडे का खोल तोड़ के बाहर आई है, कभी देखा है? मां हमेशा क्या देता है? बच्चे देता है डायरेक्ट। कुत्ते भी क्या देते हैं? बच्चे देते। हाथी भी बच्चा देता है। जो बच्चे देते हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं? जरायु, जरायुज कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यही टॉप का क्वेश्चन है कि मानव कैसा है? जरायु है। और मानव कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, अंडे में निषेचन पॉलिपन नलिका में होता है। किसमें होता है? बेटा मनुष्य में जनन अंग 12 से 13 साल तो वर्ष की आयु में आ जाते हैं, 15 से 18 में आते हैं। बेटा सीख लो बेटा थोड़ा सा। जो फीमेल होती है हमारी, फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनमें परिवर्तन ज्यादा होता है। मैं कल भी बताया, जो हार्मोन सीक्रेशन करते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, बहुत से हार्मोन सीक्रेशन करते हैं। रिलैक्सिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्सिन हो गया। तो 12 से 13 साल की जो लड़कियां होती है उनमें परिवर्तन आने लगता है शुरुआत में। लड़कों में परिवर्तन लेट आता है, 14 साल या 16 साल में आता है। जो उनमें जो लड़कियों में परिवर्तन आने लगता है, अर्थात जो भी जनन अंग होंगे उनके जनन अंग विकसित होना स्टार्ट हो जाए, उनमें जनन अंगों में कुछ गुणवत्ता प्रकट हो जाए,
कोई भी जनन अंग को, फीमेल के जितने भी जनन अंग होंगे उनमें उनकी विकसित होना स्टार्ट हो जाए, उनमें हार्मोन सीक्रेशन स्टार्ट हो जाए। कहने का अर्थ है जो एक वयस्क महिला में जो उत्तेजना होती है वो अब लड़की में उत्तेजना पैदा स्टार्ट हो जाती है। कह सकते हैं सेक्सुअलिटी पावर आना शुरू हो जाती है, मासिक चक्र आना प्रारंभ हो जाते हैं धीमे धीमे धीमे। और यही जो लड़कों में होता है, जो वीर्य का निकलना जो होता है वो 15 से 18 वर्ष में। जब वीर्य का निकलता है वो शुरुआत पर ही निकलता, 12-13 साल की बात नहीं निकलता, वो भी 14 से लेकर 16 से 18 साल की उम्र पे वीर्य निकलना स्टार्ट होता है। और छाती पे बाल आना, मुंह आना, ये सब जो लड़के जो वयस्क होते हैं वो सेक्सुअल वगैरह जो सेक्सुअल जो क्वालिटी है वो भी उनमें देखना बेटा, 18 साल के लड़के को देखना बड़ा जवान लगता है। और वही चीज अब 30 साल के आदमी से, लड़के की गलती तो है पर उसमें जो परिवर्तन ला रहा है कौन ला रहा है भैया? परिवर्तन भी तो आ रहे हैं। बच्चा अगर 17-18 साल का लड़का लड़की के प्रति आकर्षण हो रहा है तो भैया वो अंदर से हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर लड़का अट्रैक्शन नहीं हो रहा, 16-17 साल का लड़का, 17-18 साल का, तो वो बीमार है, डॉक्टर को दिखवाना पड़ेगा, उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए। ये तो है, जब शरीर में जो चीज नहीं उसके लिए तो फीलिंग है। अगर आपको गुस्सा आता है वो भी एक चीज है, अगर किसी से प्रति प्रेम है वो भी आपकी चीज है। तो 17-18 साल के लड़के को देखोगे वो नई जवानी में कदम रखता है तो उसके जो परिवर्तन होता है, हार्मोन्स होता है, ज्यादा सीक्रेशन होता है, उसे कह सकते हैं सेक्सुअलिटी पार्ट, ये सारी चीज उसको जानने की इच्छुक रहता है। और 30 साल के बाद आपको बताऊं आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, स्पर्म संख्या, काउंट संख्या कम हो जाती है, सेक्सुअलिटी पावर ही कम हो जाती है। जो सोचने की, देखो 17 साल का जब कोई लड़का था तो उसमें सेक्सुअल से संबंधित क्षमता ज्यादा थी, वो सीखता था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। अब 30 साल के बंदे से आप पूछो तो वो उसके इतनी प्रॉपर्टी उसके अंदर क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि ये शरीर के अंदर ही होता है। तो अभी जो पावर आती है वो 15 से 18 साल में, और पावर चली जाती है वो 30 साल के बाद चलती है, बल्ब फूक से आते हैं 15 से 30 साल के बाद। तो ये बेटा आप नहीं करते, वो अंदर से ही होता है। अगर हम कोई चीज हमें या महिला लड़की अट्रैक्ट होती है वो आप नहीं करते, वो अंदर से ही होता है। हार्मोन रिलीज करते हैं और हार्मोन्स दिमाग को रिप्लेस करते हैं और दिमाग उसके प्रति छाया बना लेता है अपने दिमाग में कि उसकी स्माइल कैसी है, उसकी चाल कैसी है, कैसे कपड़े, वही वही दिमाग घूमता रहता है। ये क्रिएट अंदर होते हैं। अब 30 साल के लड़के से बोलोगे तो वो इतना इमेजिन नहीं कर पाएगा दिमाग में, क्योंकि उसके जो दिमाग सर्कुलेट है वो अभी बंद है। ये आपको समझ आया? अच्छा, अगर मैं पूछूं जनन अंग हार्मोन को निकालते हैं जो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन, मैंने बताया बेटा जनन अंग क्या निकालते हैं? हार्मोन्स। जो हमारे टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और जिसके कारण तो हमारा शरीर परिवर्तन होता है। अब बच्चा 17-18 साल का युवा हो गया, कोई 30 साल के हो गए, वो चले गए, तो हार्मोन्स के कारण उनमें सब क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात बेटा हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बैलेंस करना है तो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन वगैरह चीज, हरी सब्जियां ज्यादा, जवान रहना, जवान रहने के लिए आपको हार्मोन्स की आवश्यकता। ऐसे परिवर्तन मादा में प्रह, बच्चे तथा जनन अंगों पर बाल उगाना, नर में दाढ़ी मूंछ आने में परिवर्तन करते। कहने का अर्थ हार्मोन्स होते हैं, जनन अंगों पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ आना, ये सारी चीज कौन करता है? हार्मोन्स करता है। सीधी बात है, छोटे में नहीं आते बड़े में आते हैं, तो ये सारे द्वितीय लक्षण के उदाहरण। नर और मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग होते हैं, ये तो आपको पता है कि नर के पूरे सेक्सुअलिटी पार्ट और फीमेल के सेक्सुअलिटी पार्ट पूरे अलग होते हैं। समझ में आया होगा? थोड़ी सी क्लास मजेदार बनाते हुए हम चलते हैं, जहां मजा नहीं वहां क्लास नहीं, ठीक है? पानी पिलाओ। सब बच्चों को समझ में आ रहा हो तो बेटा कमेंट में ओके लिख दो, या सभी को कुछ तो लिखा करो, पता चले कि हम जो पढ़ाते समझ में आया या नहीं आया। सही बच्चे लिखो। भैया चलो आया, अब आते थोड़ा और सीखते हैं। हमारा मुख्य कार्य ही है सीखना। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में सम्मिलित से जायगोट बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। सिंपल सी चीज, पहले ही पढ़ा। नर युग्मक
और मादा युग्मक के जो मिलेंगे आपस में टकराव होगा, उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बच्चे आंख बंद मत कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी अच्छी पीपीटी बना के लाया हूं, सारी किताब बंद कर देना, फाड़ के फेंक देना, मेरी पीपीटी को पढ़ के चलाया ना, मेरी पीपीटी को पढ़ के देना ईमानदारी। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पीपीटी से आएगा, पीडीएफ से आएगा। मैंने बच्चा मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है? इंटर पटलायन, अंतर निषेचन होता है। अंतर निषेचन क्यों कहते हैं? कि जो भी क्रिया हो रही है मां के गर्भ में हो रही है, स्पर्म गया मां के गर्भ में, पटलायन हुआ मां के गर्भ में, भ्रूण बना मां के गर्भ में, बच्चा जन्म देती है मां देती है, तो अंदर जब क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अंतर निषेचन, इंटर पटलायन। तो मनुष्य में बच्चा कौन सा निषेचन होता है? अंतर निषेचन। बेटा अंतर निषेचन ही कहते हैं। मैं बोलूं बच्चा, मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की कहां होती है? अंडवाहिनी में होते हैं। ओविडक्ट देखेंगे यहाँ पर, ओविडक्ट दिखाई नहीं दे रही आपको, ओविडक्ट अभी याद कर लो बेटा, मैं फीमेल भी पढ़ा दूंगा तब उसमें समझा दूं, ठीक है। तो जो निषेचन जो होता है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, निषेचन की क्रिया मादा के कहां पर होती है? ओविडक्ट में, अंडवाहिनी में होती है। पहला क्वेश्चन था मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है? अंतर निषेचन, इंटर होता है। और जो निषेचन की क्रिया मादा के कहां पर पूरी होती है? देखो स्पर्म तो चला गया, स्पर्म तो चला गया, स्पर्म जाएगा वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं क्रियाशीलता, तो वह पूरी निषेचन की क्रिया मादा के कहां होती है? अंदर होती है। और अंदर किस भाग में होती है? ओविडक्ट, अंडवाहिनी में होती है। अंडाणु और शुक्राणु मादा शरीर के भीतर बनते हैं, ध्यान रखना। मादा शरीर के क्या बेटा, ये भी क्वेश्चन याद रख लो। अंडाणु और शुक्राणु मादा शरीर के, आप कहोगे शुक्राणु तो मेल में बन रहा था बेटा, जब वो निकल रहा है तो वीर्य के साथ अंदर गया है। अभी जब स्पर्म बनेगा वो कहां बनेगा? मां के गर्भाशय में बनेगा, वो अलग अलग अपनी क्षमता। अभी जो स्पर्म किसके साथ गया? वीर्य के साथ गया है अंदर, मां के गर्भाशय में वीर्य के साथ अंदर गया है, तो अंदर ही शुक्राणु बनता है। बाहर तो वीर्य जो होता है सीरम होता है, और बेटा और किसका निर्माण होता है? मां के गर्भ में अंडाणु और स्पर्म दोनों का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना कि बाहर से ही नहीं जाते स्पर्म, अंदर अपने आप को प्रकट करते हुए उस वीर्य में से अलग होते हैं। यह क्रिया नर में नर, ये तो देख लेना, केंद्रक वाले भाग में होती है। तो बेटा हमने बताया कि जो निषेचन कहां होता है? अंतर निषेचन कहलाता है बेटा। निषेचन क्रिया महिला के कहां होती है? अंडवाहिनी में होती है। बच्चा किसमें होती है? अंडवाहिनी में होती है। किसमें होती है? अंडवाहिनी में। अंडाणु शुक्राणु मनुष्य के कहां बनते बेटा? अंदर। भाई ये बात ध्यान रखना, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पर्म बाहर से नहीं फैला होता कि तुम स्पर्म मां के गर्भाशय में डाल रहे हो, पहले वीर्य जाता है, वीर्य से ही स्पर्म अलग होते हैं। समय को सुना। ये बताओ, तुमने भोजन को खाया, रोटी चावल मक्का से कुछ खाया, क्या प्रोटीन आपने बाहर से प्रोटीन खाई? क्या नहीं, आपने भोजन में से क्या बनी? प्रोटीन बनी। भोजन में से ही विटामिन अलग हुई, भोजन में से बसा। इसी तरह जब वीर अंदर गया, वीर से ही वो अलग होते हैं स्पर्म। चलेंगे बच्चा, अब समझ में आने की कोशिश करना। मनुष्य में इंटर पटलाइन होता है, अंतर निषेचन होता है, क्योंकि जो भी क्रिया कहां होती है? मानव के मां के गर्भाशय में होता है, मां के गर्भाशय में पैदा होंगे बेटा। आप लोग थोड़ा सा समझते नहीं हो, सीखते नहीं। जब माता पिता का साया हट जाएगा ना, वैसे तो किसी का ना हटे बेटा, आप लोग बात कर लिया करो माता पिता से रेगुलर। मेरी माने तो मम्मी पापा से रेगुलर बात किया, मोटिवेशन रहते सारे, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कहते ना कि आप कोई चीज आप मांगने जा रहे हो भगवान से, अगर आपका कोई काम नहीं बनना है, आप भगवान के पास जाते हो, सब जाते, मैं भी जाता कि भगवान मेरा ये काम बनवा दे, मुझे ये दे चढ़वा दूंगा आपके ऊपर, या पर्चा चढ़ा दूंगा, या कुछ बोल देते हैं, घंटा बोल देते हैं, टिन करने वाला घंटा, या कुछ और बोल देते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं बनना हो ना, तो मम्मी के यहाँ बैठ जाना और मम्मी से कहना, मम्मी यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरी काम नहीं बनना। और मम्मी जैसे हाथ पर सर फेर दी, बेटा बन जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है, और बेटा वो काम बनने लगेगा। उस ऊपर वाले माँ की जो दुआ है वो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगी, तुम्हारी दुआ नहीं पहुंचेगी तो कर्म खराब है साहब, तुम्हारे कर्म खराब है। माँ अपने हाथ फेर दिया माँ ने कि बेटा बन जाएगा, टेंशन मत ले, सब ठीक कर देगा भगवान, वो आवाज सीधे अटैच होती मम्मी से, भगवान से।
और देखना धीरे धीरे, ये मैंने फील किया, मेरे कुछ काम थे वो नहीं थे, अब धीरे धीरे सारे। तो यही है, घर वालों से बात कर लिया करो, माता से, पिता से। और पिता तो एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा आदमी है, शायद इसकी जगह कोई ले नहीं सकता, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बंदा जो पिता होता है ना, वो अपने दर्द, अपने प्रेम को दिखाता नहीं कि मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूं। कभी गले मिले हो पिताई से? पिताई से मैं कह रहा हूं, मैं बहुत साल का हो गया, मैं पिताई से गले नहीं मिला, पता नहीं कितने साल हो गए हुए मुझे, सालों, 20 साल, 25 साल मैं गले नहीं मिला। ये सोच वाली बात है नहीं बच्चों कि पिता से हम गले नहीं मिले। कितना दुर्भाग्य, हम पिता से गले नहीं मिले। हमें पता है कि अगर आप कुछ भी गलत काम कर दो ना, और पिता से बोल दो पापा मुझसे एक काम हो गया, 2 थप्पड़ जरूर देगा, 2 लात घूसे देगा, परंतु आपके जो भी आपने गलत किया उसको हैंडल कर लेगा। उससे थोड़ा सा बना के रखो। कहते ना, जब साया जो हमारे माता पिता का रहता है ना, या वो चले जाते हैं ना, उसके बाद उनकी कीमत पता चलती है कि माता पिता क्या होते हैं। अब हम दूर रह रहे हैं माता पिता से, मम्मी से बात कभी होती है, पापा से थोड़ा काम में बिजी है, बात होती है, मैं तो करने की कोशिश करता हूँ जितनी ज्यादा हो सके। अब जब दूर रहते हैं ना, तो माता पिता से मम्मी की याद आ रही है, आती है सवाल, पिताजी से बात हो जाए, पिताजी क्या कर रहे हैं। जब उनका अस्तित्व आप साया आपके ऊपर चलेगा तो आपकी दुनिया हिल जाएगी। और जितना हो सके उनसे बात करो प्यार से यार। उस बंदे ने जो लोग किया है ना, वो शायद कोई नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। भगवान ही बता रहा है ना, वो भी तुम्हारे लिए नहीं कर पाएगा। उस बंदे ने, उस पिता ने बहुत कष्ट करता है, खुद रोटी नहीं खाएगा, तुम्हारी रोटी लाएगा। खुद शादी जाएगा तो कुछ फटे पुराने कपड़े पहन के जाएगा, पुराने कपड़े पहन जाएगा, आपके लिए कपड़े 2000 रुपए पहुंचाएगा। बेटा तू कपड़ा ले ली, बुआ की शादी है, बुआ की लड़की, खुद क्या कहेगा, मैं तो एक दिन के लिए जाऊंगा, तुम्हारे लिए पैसे पहुंचाएगा। ये चीज होता है पिता का अलग ही। बेटा इंटरनल पढ़ लाए, थोड़ा निषेचन की बात कर ले, थोड़ा चैप्टर पे आ जाते हैं। ये बात को गौर रखना, कभी भी दुख मत देना माता पिता को। दुनिया को दुख देना, सबको लूट लेना, माता पिता को मत लूटना। जो बच्चे आजकल लूट रहे हैं ना, घर से पैसे मंगाते हैं और उसको लड़कियों में, सुट्टों में, सारा चीज यस करनी है, अपने पैसे की यस करो, अपने पैसे से यस करके दिखा देना, ताना मैं ये मूछ कटवा लूंगा अपनी। अगर तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो ना, और तुम इसमें 6,000 खर्च कर देना, ऐस कर देना, कपड़े खरीदना, मैं ये मूछ कटवा दूं, तुम 6,000 नहीं खर्च कर सकते। तुम्हें ये लगेगा कि मैं बचा लू 6,000 में से पूरा सेविंग कर, क्योंकि शौक जो होते हैं वो बाप की कमाई पे कर पाते हैं आदमी, अपनी कमाई पे तो कहते हैं जरूरत पूरी होती है। चलो बेटा थोड़ा सा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, आप लोग सभी सीखते चले। तो निषेचन क्या होता है? अंतर निषेचन होता है मानव में। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक बच्चा कौन सा होता है? एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इसे बाहरी निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? बाहरी निषेचन। बच्चों इसको सीख लो, इसे क्या कहते हैं? बाहरी निषेचन। इसे हम अंतर निषेचन कहते हैं। बेटा अभी तो बहुत मजे आने वाले, बहुत मजे करेंगे। निषेचन कहते हैं। इंटर का क्या कहते हैं? जो भी क्रिया कहां हो रही हो, निषेचन क्रिया कहां होती? मां के गर्भाशय में। स्पर्म का निर्माण मां के गर्भ में, अंडाणु का निर्माण मां के गर्भाशय में, बच्चे का निर्माण मां के गर्भाशय में। जो भी कुछ हो रहा है, तो जो भी कुछ अंदर होता है, इसी को क्या कहते हैं? अंतर निषेचन। अब बेटा मछली देखे, मछली, मछली अंडे देती है। मछली क्या दे रही है? अंडे। तो बच्चा कहां बनना है? बाहर। मेढक अंडे देता है, बच्चा कहां बनता है? बाहर। जब बाहर बच्चे पैदा हो, उसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। उसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। तो बेटा जो फीमेल फिश होते लैब कहां देती है? बाहर देती है। जो बाहर बच्चे का निर्माण हो, अंडे देती है, उसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। हम लोगों में कौन सा पाया जाता है? इंटरनल। बात समझ में आया बच्चा? बात करें स्थलीय जीवों में आंतरिक निषेचन होता है। सरीसृप हो गए, रेंगने वाले सरीसृप। पक्षियों, स्तनधारी जीवों में कौन सा होता है? मछलियों में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मछलियों में पूछा जाए तो बेटा, अब क्वेश्चन उठेगा सर पक्षियों तो अंडे देती है, कैसा? पक्षियों तो अंडे देती है, परंतु ध्यान रखना स्थलीय जीवों में हमेशा कौन सा होगा? आंतरिक निषेचन होगा स्थलीय जीवों में। ठीक है, यहां पर क्या लिख किया बेटा? जमीन पर रहने वाले जीवों में कौन सा? आंतरिक। जैसे सरीसृप, पक्षियों, स्तनधारी। अगर मैं पूछा जाऊं
अधिकांश पौधे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आने वाले इन जीवों में भी अंतर्निषेचन होता है। ये क्या होते हैं, इनमें हम पूरी चर्चा करेंगे बॉटनी पर। मादा शरीर के अंदर बनता है, जो भी कुछ होगा वो कहा के शरीर के अंदर बनेगा। नर और मादा के अंगों का संलयन होता है, नर और मादा आपस में मिलेगी तभी कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी। मनुष्य में किया गया मादा का अंडाशय में होता है, जो भी कुछ करे वो मादा से। ये सारी चीज अंडाशय। देखो ये अंदर जा रहे बेटा, ये कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कुछ होगा वो अंडाशय में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेढक देखो अंडे दे रहा, मेढक क्या कर गया, पोटी कर गया। मछली क्या कर रही है, ये दे रही है। तो बेटा ये जो मछली वाला एग्जाम्पल है और मेढक वाला एग्जाम्पल है, ये हमेशा याद करना। मछली हो गया, शैवाल हो गए, उभयचर जैसे ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हो थल में भी। मोस्टली जो हमारा जो एक्सटर्नल है ना वो जलीय जीवों में ज्यादा होता है। और उभयचर का मतलब उभयचर क्या होते हैं, दोनों जगह रहते हैं, स्थल पर और। तो मेढक हो गया और मछली हो गया। मेढक और मछलियों बेटा देखो अंडे देते हुए कौन सा होता है स्थल, देखेंगे। जब निषेचनी की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर जल या किसी माध्यम में होती है तो बाहर निषेचन कहलाता है। क्या बात समझ में आया क्या नहीं, पढ़ लोगे समझ में आएगा बच्चा, अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा एक्सटर्नल और इंटरनल क्या। अब बेटा अब तो मेन चीज चालू हो, उससे पहले तो बेसिक चीज पढ़ रहे थे, सेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे थे। अब आ जाता है हमारा मेल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करें बच्चा, मेल रिप्रोडक्शन। बेटा सीखने की कोशिश करेंगे मेल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसे में क्या है जो भगवान ने हमको दिया है, इसका जो हम यूज करते हैं, जो हमारे शरीर का सब लोग गंदा पार्ट कहते हैं, ये बेटा जो दिया है वो पढ़ेंगे। अब इसमें छुपाने वाला कुछ चीज है नहीं हमारे पास। और हम भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास इलाज है तो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं महिला वाले। तो बात करेंगे नर का पढ़ने वाले, बच्चा किसका पढ़ने वाले, बहुत ईमानदारी सीखेंगे इसको भी, क्या करने वाले सीख रहे हैं। और जो क्वेश्चन बनेंगे वहां से मैं कंप्लीट टच करता चलूंगा बच्चों। नर जनन अंग पढ़ने पहले तो क्या पढ़ने वाले, वर्षण पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगर आपकी टेस्टिस होती क्या है वो पढ़ेंगे, टेस्टिस में क्या क्या मटेरियल होता है, ये क्यों हमारे शरीर में दी गई है। अधिवर्षण पढ़ेंगे, शुक्रवाहिनियां पढ़ेंगे, बेस्ट डिफेंस, शुक्राशय पढ़ेंगे, मूत्र मार्ग, सिसन, प्रोस्टेट ग्रंथि, पेनिस प्रोस्टेट ग्रंथि। ये सारी चीजें जो 7-8 चीजें, वो सारे 7-8 चीजों को हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर आई होप आपको समझ में आ रहा है तो भी क्लास का महत्व बच्चा, इसका तो महत्व है ही नहीं बेटा। दुनिया भर की किताबें डली है, रद्दी भर की किताब होगी, एनसीईआरटी डली है, क्या आपको याद हो पाया कभी। जब समझाने वाला अच्छा नहीं मिलेगा ना बेटा तब तक समझ नहीं आएगा। मैं बोलना चाहता हूं बच्चों आ जाओ सीख। सबसे पहले हम पढ़ने वाले टेस्टिस। किसको पढ़ेंगे, टेस्टिस। अब क्वेश्चन होता है सर टेस्टिस होती कहाँ है, टेस्टिस होती क्या है, जो घुंघरू लटकते हैं आपके टेस्टिस वो होते हैं घुंघरू। कहते हैं मेरे घुंघरू टूट गए, ये है बेटा आपके टेस्टिस। मानव में 2 होती है जो लटकते हैं हमारे शरीर के बाहर, वो होती है टेस्टिस, घुंघरू। जैसे ही इसमें थोड़ी सी चोट लगने पर कितने डेसिबल का दर्द होता है, सांस चली जाती है बच्चे से। कभी बचपन में बॉल तो खाई होगी आपने। अगर मैं पूछूं टेस्टिस क्या होते, वृषण क्या होते, ये आपके टेस्टिस जो आपके बाहरी सतह पर लटकते रहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी का मतलब 2 होते हैं, जो दोनों पैरों के मध्य और सिसन के दोनों लटकते हैं। सिसन का मतलब लिंग होता है, पेनिस। देखेंगे इधर ये पेनिस हमारा, ये पेनिस के इधर भी एक है और इधर भी एक होता है। तो दोनों पैरों के बीच में और पेनिस अर्थात लिंग के दोनों तरफ घुंघरू लटकते रहते हैं। ये सबसे क्वेश्चन जो बताने वाला हूं वो प्रश्न में आएगा, वही चीज बताऊंगा बेटा। टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है, ये तो लिख लो, ये तो लिख लो। यही प्रश्न सबसे आता है, मानव शरीर में जो स्पर्म जो बनता है, जो बच्चे को जन्म दे रहा है, स्पर्म जो बनना है इन घुंघरू में बनता है, टेस्टिस में बनता है। आपका स्पर्म जो खराब हो जाता है, आपके जो टेस्टिस होते हैं वो खराब हो जाते हैं,
आकार, कई बार बेटा आपको कई बार ये नहीं पता टेस्टिस पेट में आ जाते हैं, बाहर तो लटकते रहते, पेट में भी आ जाते हैं। जन्म के समय आपके टेस्टिस पेट में होते, स्टमक में होते, वो भी बताऊंगा क्यों पेट में चले जाते हैं। अभी की स्थिति में भी दो में से एक ऊपर चला जाएगा, एक लटकता रहेगा, एक लटकता रहता है, क्यों होता है वो भी चर्चा करेंगे। तो पहले मेरा सवाल है, जो स्पर्म होता है बेटा, स्पर्म होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म का निर्माण बच्चा टेस्टिस में होता है, समझ में आया? ये जो है ये स्पर्म का निर्माण करती है, यहाँ पर ही स्पर्म का निर्माण होता है। अगर इसमें भी नेक खराबी आ जाए ना, थोड़ी सी खराबी हो जाए तो स्पर्म बनना खत्म, नपुंसक कहलाओगे, चले जाना उनकी, चले जाना फिर अलग। ठीक, कितनी बात समझ में आई बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, यहां से क्वेश्चन को बता रहा हूं यहां पर। शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है, इसलिए बाहर शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है सर बड़ी, ये जो घुंघरू है, आपको बुरा लग रहा है सर घुंघरू क्यों है? तो घुंघरू, जो घुंघरू है शरीर के बाहर लटकते क्यों है? क्योंकि शरीर के अंदर का तापमान कितना होता है गर्मियों में, मतलब शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री। और स्पर्म बनने के लिए तापमान क्या चाहिए? कम चाहिए। स्पर्म के लिए तापमान क्या चाहिए? तापमान क्या चाहिए? कम चाहिए। शरीर के अंदर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। और स्पर्म बनने के लिए तापमान क्या चाहिए? कम। तो ये घुंघरू बाहर लटके रहते हैं, जिसके कारण इनका टेम्परेचर अंदर की अपेक्षा बाहर कम होता है। तो स्पर्म जो होते हैं वो कम तापमान पर बनते हैं। और जो हमारे जो टेस्टिस होते हैं बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि बात बता दूं बेटा, क्योंकि अंदर का इस चक्कर में हाथ में पकड़ में रहने पड़ता है, और क्या कह रहे थे वो भी भूल गए। चलो बच्चों, क्या लिख पढ़ा रहा था थोड़ा लिख दो, उसमें हमें सर्दी वगैरह क्या था दिमाग से निकल गया। बेटा स्पर्म जो बनता है तो मैंने बताया आपको, स्पर्म के लिए तापमान कैसा चाहिए? कम चाहिए। अब सर्दियों में आपको पता है हमारे जो लिंग होता है, पेनिस होता है, वो छोटा हो जाता है, स्पर्म टेस्टिस भी छोटा हो जाता है, ये तो सबको कॉमन है। अब जो भी हमारे सेक्स ऑर्गन छोटे हो जाते हैं, कारण क्या है? ये वाला पार्ट तो पेट के अंदर चला जाता है एक बार, कई बार ये टेस्टिस पेट के अंदर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का तापमान अब क्या हो गया? बाहर का तापमान क्या हो गया? बाहर का तापमान बच्चा क्या हो गया? कम हो गया। अब उसको तापमान, अपने तापमान बना के रखना, तो ये टेस्टिस क्या होते हैं? अंदर आ जाते हैं, जिससे वो टेम्परेचर को बना रखें। जब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। अब सर्दी वाला मौसम चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये अंदर चले जाते हैं। जब वैसे मोस्टली जाते नहीं है, कुछ कारण जाते हैं। अगर बाहर दरअसल टेस्टिस चला गया ना तो आपके स्पर्म बनना कम हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में स्पर्म बनना, आप टेस्टिस में स्पर्म बनना बंद हो गए, कम हो रहे हैं, तो आप नपुंसक कहलाओगे बच्चा। क्या कहलाओगे? नपुंसकता कहलाते हैं, नपुंसक कहलाओगे बेटा। इसलिए कह रहा हूं इन चीजों को सीखने की कोशिश करें कि सर्दियों के दिन हमारे लिंग छोटा क्यों हो जाता है और हमारे पार्ट क्यों छोटे हो जाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बैलेंस करना होता है उनको, टेम्परेचर बैलेंस। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। अर्थात देखेंगे बेटा, यहां पर देखेंगे, देखो बच्चा का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपने वृषण है। ये कौन है? वृषण। नीले और पीले कलर का कौन दिखाई दे रहा है? वृषण। इसमें एक लेयर पाई जाती है, ये वाली लेयर, ये लेयर है। इस थैली को, इस थैली को हम क्या कहते हैं बेटा? वृषण कोश कहते हैं, स्कोटल कहते हैं, स्कोटल कोश कहते हैं। तो बेटा जो टेस्टिस जो रखा रहता है, जिस थैली में लटका रहता है, उस थैली को हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं, स्कोटल। समझ आया बेटा? हर चीज को समझने की कोशिश करना। आंतरिक संरचना की दृष्टि से वृषण एक अंडाकार है, गोल तो होता ही है। कैसा होता है? गोल होता है, जो पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा रहता है। कौन सी झिल्ली से रहता है? पेरिटोनियम से। बहुत सारी शुक्रजन नलिका पाई जाती है बेटा। अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, इससे बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, जिनमें से एक कोशिका है ये वाली से कोशिका, अंतराली कोशिका है बेटा। इसमें से बहुत सारी नलिका पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, इसे अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका ही टेस्टोस्टेरोन का निकालती है बेटा। क्या निकालती? थोड़ा सीख लो तो मजा आ जाएगा, अन्यथा अगर समय में नहीं आया तो क्लास में ऑफ कर दूंगा बेटा। मैंने बोला कि यहाँ पर ये वृषण कोश समझ में आ गया, ये सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, परंतु हमारे
टेस्टिस में बहुत सारी नलिका कोशिका पाई जाती है, जिसमें एक कोशिका होती है अंतराली कोशिका, जो किसको निकालती है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, वो वृषण से ही निकलता है। और ये ही आपको बता दें हमारा मेल हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन। चलेंगे बेटा और सीखने की कोशिश करेंगे। टेस्टिस या वृषण बच्चे में भीतर 7 महीने के अंदर आमाशय में निर्माण होता है। टेस्टिस जो होता है, जो बच्चा होता है 7 महीने में, कहां पर टेस्टिस बनते हैं? बच्चे में पेट के अंदर बनते हैं। टेस्टिस बाहर नहीं लटकते बच्चे में, भूड़ के समय 7 ही महीने तक वे पेट के अंदर रहते हैं। ठीक है। अगर वयस्क आदमी में चले आए ना टेस्टिस, जो घुंघरू अगर लटक रहे थे और वयस्क आदमी अंदर चले गए, तो बेटा नपुंसकता आ जाएगी, क्योंकि स्पर्म नहीं जाएगा। फिर जब किसी वृषण में चोट लगती है तो वापस पेट में चले जाते हैं, बहुत बड़ा दर्द होता है। बॉल तो पड़ी होगी। आजकल समस्या आ रही कि वृषण में तो एक वृषण तो बाहर आ जाता है और एक वृषण पेट में रह जाता है। आजकल बहुत समस्या आ रही, सेक्सुअलिटी पावर यहीं से आ रही, जिसके कारण स्पर्म क्या हो जाते हैं? कम होते हैं। बेटा समझना कोशिश करना, आजकल बहुत समस्या आ रही है। एक घुंघरू तो अंदर रहते हैं, एक जो टेस्टिस होता है वो अंदर रह जाता है और एक घुंघरू बाहर आ जाता है। बच्चा कहने का अर्थ है कि आपकी स्पर्म संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। और बेटा स्पर्म संख्या कम हो गई तो नपुंसक कहलाओ, कभी बाप नहीं बन पाओगे। बात आई समझ में होगी। तो हम नपुंसक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमारी स्पर्म की क्षमता कैसी हो गई? कमजोर हो गई। स्पर्म जहां लाखों निकलते अब हजारों निकल, जहां हजारों निकलते यहां एक दो निकल रहा है। तो जब काउंट संख्या, स्पर्म काउंट संख्या कम हो जाती है तो बेटा वहां पर नपुंसकता पैदा हो जाती है, कभी बाप नहीं बन पाओगे। फिर वो वही टेस्ट टू बेबी जैसा प्रोसेस आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी, किसी और का स्पर्म आपको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा और ट्रांसफर होने के बाद वो बच्चा होगा। प्रोसेस बहुत बढ़िया है। जैसे मुझे नाम अभी ध्यान नहीं पड़ा, मैं 11th पढ़ाता था, वो नाम मुझे पूरी याद। टेस्टिस का जो भार होता है, एक टेस्टिस का भार 14 ग्राम होते हैं। जो टेस्टिस होता है उसका एक भार कितना होता है? 14 ग्राम का होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। सर्दियों में शुक्राणु सुकड़कर, मतलब टेस्टिस सुकड़कर कहां चले जाते हैं? यहाँ पर टेस्टिस होगा बेटा, आमाशय की ओर चले जाते हैं। और गर्मी में शुक्राणु फैलकर, टेस्टिस फैलकर कहां जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। अगर तापमान, जो स्पर्म में जो शुक्राणु है वो तापमान पर निर्भर करता है। मैंने बताया था अभी कि तापमान के आधार पर ये अंदर और बाहर होते रहते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही बच्चा? चलो बच्चों, अगर आ रही है तो कमेंट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हुए चलते बच्चों, क्या बात है, हाथी और बैल जानवरों में, ये बेटा ये कौन है बेटा? ये आप क्या होगा सर? वृषण, टेस्टिस है। एक टेस्टिस और दूसरा टेस्टिस, ठीक है बेटा। ये कौन है बेटा? ये लटके होते थैली है, ये थैली है। ये थैली को क्या कहते बेटा? वृषण को स्कोटम कह रहे थे। परंतु बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, हाथी में और भेल मछली के वृषण कोष नहीं पाए जाते। हाथी के जो टेस्टिस होता है ना, उसके चारों तरफ लेयर नहीं होती, थैलीनुमा रचना नहीं होती। ये कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है, कौन सा जानवर है जिसमें वृषण कोष नहीं होता? हाथी और बैल मछली के यहाँ पर टेस्टिस होता है, उसमें वृषण कोष नहीं पाया जाता। अगर किसी व्यक्ति के भीतर एक टेस्टिस होती है, अगर किसी व्यक्ति के भीतर क्या हो बच्चा? एक टेस्टिस होती है, तो वो क्या कहलाता है? नपुंसकता कहलाता है। एक टेस्टिस अंदर चली गई उसकी। नपुंसकता क्या होता है? स्पर्म संख्या क्या हो जाती है? कम होती है, काउंट संख्या कम हो जाती है। दो टेस्टिस, स्पर्म संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। एक टेस्टिस, स्पर्म संख्या कम होगी। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रह सकते हैं। हमारे शुक्राणु हमारे शरीर में 30 दिन तक जीवित रह सकते हैं। हमारा शुक्राणु मेरे शरीर में, मेरा स्पर्म मेरे शरीर में 30 दिन जीवित रह सकता है। जब वही फीमेल के अंदर आ गया, 72 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। हमारे शरीर में तो 30 दिन तक है, और जब स्पर्म चले गए फीमेल के अंदर और अंडा से अंडाणु को घेर के रख लिया, तो 72 घंटे के बाद वो पूरा मर जाएंगे
जो क्षमता होगी वो अंदर चला जाएगा और बाकी जो 72 घंटे बाद क्या हो मर जाएंगे। तो फीमेल के अंदर स्पर्म कितने घंटे जीवित रहते हैं? 72 घंटे। हमारे शरीर में 30। वृषण के अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसे वृषण कोश या सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। कितनी बात आपको समझ में आ रही? मेरी डिटेल आपको समझ में आ रही बच्चा? एक एक डिटेल से आपसे पढ़ाना कोशिश कर रहा हूँ। देखो देखो बेटा, स्कोटम क्या होता है? वही वृषण कोण को क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। तो बेटा ये कौन आपके टेस्टिस है और ये आपकी झिल्ली है, इसको स्कोटम या वृषण कोश कहते हैं। वृषण हमेशा किस में ढके रहते हैं बेटा? स्कोटम या वृषण कोश में ढके रहते हैं। बेटा वृषण में 3 प्रकार की कोशिका पाई। बेटा मैं इतनी डिटेल दे दी है इसमें चैप्टर में, शायद किसी किताब में लिखी हो। आप किसी भी किताब को उठा के देख लेना, किसी भी किताब को उठा के ना, ये डिटेल नहीं, मैं एनसीईआरटी लेवल की 12 से उठा के लाया हूं। मुझे पता है क्वेश्चन कहां से बनेगा। अगर मैं चाहता था क्वेश्चन जहां से बनता वही चैप्टर करा देता, 2 4 6 पीपीटी में काम कर देता, परंतु बेटा मुझे नॉलेज देनी थी आप, क्योंकि ये चैप्टर ही नहीं पढ़ाया ना तो आपके दिमाग का विकास ही नहीं होगा कि मेरे शरीर में जो सेक्स हार्मोन है या सेक्स पार्ट है वो कमजोर क्यों हो रहे हैं, मेरा जो परिवर्तन क्यों हो रहा है, मेरे अंदर ये कैसे हो रहा है, ये बाहर कैसे हो रहा है, वो कैसे जानकारी हो गया। मैं जब फीमेल पढ़ाऊंगा पूरे ऐसे ही पढ़ाऊंगा बच्चा, ये भी बताऊंगा कि फीमेल के साथ ये ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर क्या होता है, वैसा करने पर क्या होता है, जानकारी लेना है। क्वेश्चन तो मेल से ही बन जाएगा आपसे। वृषण में कितनी प्रकार की कोशिका होती है? 3। पहला स्पेटोसाइट कोशिका, सर्टोली कोशिका, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई बेटा। सर्टोली कोशिका कई बार पूछा गया, सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है? वृषण में, टेस्टिस में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा है लैडिंग कोशिका कहां पाई जाती है? लैडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका कहते हैं। लैडिंग कोशिका कहां पाई जाती है? वृषण में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, यहां से क्वेश्चन आएगा। पहले तो सर्टोली कोशिका और लैडिंग कोशिका, ये दोनों टेस्टिस में पाई जाती है। और इसी कोशिका से कौन सा निकल रहा था बेटा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था बच्चा मेरे। यहां से कौन निकल रहा था? टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपने दिमाग में याद कर लेना। क्वेश्चन तुमको तो यहीं से आया है, सर्टोली कोशिका कहां से निकलती है, या पूछे सर्टोली कोशिका एमपीपीएससी 2021 में आया था, एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। क्या था क्वेश्चन? एक सर्टोली सेल ही थी शायद, ऐसे कुछ था। सर्टोली सेल ही आई थी, सर्टोली सॉरी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल किस में पाई जाती है? मेल में या फीमेल में? लोग लगा के आ गए मादा में। मादा के अलावा उन्हें दिखता क्या है? सांड है ना, बैल है। बच्चे मादा में लगा के आए और ठोक के कह रहे थे, मैं चाय पी रहा था, मैं भी देख के आया था पेपर, ठोक के कह रहे ये गलत हो यार, मेरा क्वेश्चन मेरा नाम बदल देना, ये मादा में पाई जाती है सर्टोली कोशिका। मैं मूर्ख आदमी, तेरा गलत हो चुका है। सर्टोली सेल टेस्टिस में, वृषण में पाई जाती है और लैडिंग सेल भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चा, एमपीपीएससी तक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। 3 कोशिका होती है बेटा, याद कर लेंगे बेटा, समझो उधर। ये सेल क्या करती है? स्पर्म का निर्माण करती है। स्पर्म का क्या करती है? निर्माण करती है। हमारे बेटा इसमें सीखो बेटा बच्चों, इसमें 3 सेल पाई जा रही है बेटा, 1 2 और 3। इसमें कितनी सेल है? 3। पहली सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोसाइट। इसमें ये क्या करती है? स्पर्म का निर्माण कर रही है बेटा। दूसरी सेल है बेटा सेटोली सेल, शुक्राणु को पोषण देती है। ये बेटा क्या करती है? स्पर्म को भोजन देती है। स्पर्म को क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? स्पर्मेटोसाइट सेल करती है। और स्पर्म को जो न्यूट्रिशन देता है, भोजन देती है, वो कौन करती है? सेटोली कोशिका। और लैडिंग, इससे कौन निकलता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। इससे कौन निकलता है बच्चा? टेस्टोस्टेरोन। बेटा एक बार पढ़ लो बेटा, डीप नॉलेज एक बार दी जाती है बेटा। यूट्यूब पे आपको बताओ ऐसे ही डले हैं, ऐसा ही डला है। डीप नॉलेज एक बार पढ़ लो, जन्म के लिए खत्म। नॉलेज एक बार ली जाती है भैया, मैंने भी पढ़ाई की थी, एक बार अच्छे से 12-14 घंटे पढ़ लिया था। अब नहीं होती 12 घंटे, अब होती 5-6 घंटे, क्योंकि अब रिवीजन ही तो करना है। रिवीजन 5-6 घंटे काफी होता है, 1 घंटा हिस्ट्री का उठा लिया, 1 घंटा इसका उठा लिया, तो जो एक बार मेहनत करने पर बार बार नहीं करनी पड़ती। तो मैं वही मेहनत करने का कह रहा हूं बच्चा,
जो स्पर्मेटोसाइट है वो किसका निर्माण करती है? स्पर्म। तो मैं पूछूंगा आपसे, मेरे शरीर में स्पर्म का निर्माण कहां पर होता है? तो आप कहोगे टेस्टिस में। टेस्टिस की कौन सी कोशिका करती है? मेरे स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का कार्य सर्टोली करता है और लैडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। मेरी बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको कर दो जल्दी से। टेस्टोस्टेरोन को पढ़ने वाले, टेस्टोस्टेरोन को तभी पढ़ाऊंगा, तभी नॉलेज दूंगा मैं आपके शरीर की, जब मुझे लिख दो सर समझ में आ गया। ओके लिख दो, जब आगे पढ़ूंगा नहीं बढ़ने वाला, नहीं तो क्लास को बंद करूंगा। जल्दी लिखो ओके। बेटा इधर देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूं, ये भी सीखने के लिए मैंने हर चीज पढ़ाई है, वो सिखाकर पढ़ाई है। आप पीपीटी को आप पढ़ के देखो, एक बार पलटोगे ना पीपीटी को, आप कहोगे ये तो ये होता है, ये तो ये होता है, ये तो ये होता है। आपको टोटल समझ में आएगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बेटा टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये हार्मोन सेक्स हार्मोन है, मानव का, मेल का, ये हार्मोन मेल का सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन है। ये ज्यादा सीक्रेट होता है, जिससे हम सेक्स की तरफ, सम्मुख की तरफ अट्रैक्शन होते हैं, या हम उस चीज के बारे में सोचते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण को विकास करता है। बताओ बच्चा, द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? पहली बात तो सिखा देता हूं बच्चों, पहले तो ये मेल का सेक्स हार्मोन है, मेल का सेक्स हार्मोन है ये बेटा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टर क्यों बोला? क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर उसी तो बोलते हैं जो जवान होने पर आते हैं, जो पैदा होने पर आते हैं उन्हें प्राथमिक लक्षण कहते हैं, जो जवान होने पर आते हैं उसे द्वितीयक लक्षण कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। जैसे महिला में, जैसे हम लोगों की बात कर, हमारा वीर्य निकलना, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण, सेक्स के लिए हम उत्तेजित हो जाना, ये सारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये मेल के लिए ही है बेटा। मानव में द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे लैंगिक अंगों का क्या होना? विकास होना, हमारे सेक्सुअल पार्ट का विकास होना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बाल आना, हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन करना, हार्मोन के माध्यम से स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ये सारी की सारी जो चीज है बेटा, वो कौन करता है बेटा? हमारा टेस्टोस्टेरोन। टाइम कितना हो गया? 3:17। तो बच्चा टेस्टोस्टेरोन तक मैं छोड़ूंगा, बाकी चीज कल पढ़ाऊंगा। कल कोई भी एब्सेंट नहीं होगा बच्चा, ठीक है बच्चों। अगर कल एब्सेंट हुआ ना तो आपके घुंघरू घुंघरू सब छूट जाएंगे बेटा, घुंघरू के अंदर क्या पाया जाता है वो भी छूट जाएगा। तो मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आज की क्लास को अलविदा करता हूं। कल नई क्लास के साथ मिलूंगा, कई नई ऊर्जा के साथ मिलूंगा। आप इस पीपीटी को पढ़ते रहना। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, कल मिलते हैं।